हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सब स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को बताया, क्लाउड को हमने तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट किया। इसके बाद आज हम चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 को आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा कवर। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी मैंने आपको सब कंप्लीट करा दिए, और बाकी इसके अलावा जो सिलेबस वाला रहेगा ना, वो सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लिए। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आ जाओ। गुड इवनिंग बेटा, सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स सेशन में हैं, मुझे एक बार बेटा बता दीजिए, क्या आप सभी स्टूडेंट्स को वॉइस और स्क्रीन वगैरह सब कुछ क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? अगर कोई इशू हो तो बेटा आप बता सकते हैं। अंकुश गुप्ता, यस। बेटा लैपटॉप पर लाइव क्लास नहीं चलती, बेटा लैपटॉप पर लाइव क्लास आपको नहीं होगा। लाइव क्लास आपको मोबाइल डिवाइस पे आपको सपोर्ट होगा, वहां से आप देख लीजिए। क्लियर है सभी को? आज कुछ जाने पहचाने चेहरे गायब हैं। मैं देख रहा हूँ कि शायद वो आज कहीं बिजी हैं क्या, है ना, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलो एक दो मिनट और वेट करते हैं, है ना। एक मिनट वेट करते हैं, 1 से 2 मिनट, उसके बाद देखते हैं। जैसे आज क्लास के अंदर सचिन भी अवेलेबल नहीं है, और इसी तरीके से आज शिवांग भी अवेलेबल नहीं है। तो शायद बच्चे या तो क्लास का शेड्यूल सही से आपने चेक नहीं किया, और मैंने आपको बताया भी था कि कल हम इवनिंग में क्लास करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, जितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं उतने क्लास को करेंगे। और बाकी हो सकता है भाई स्टूडेंट्स 5-10 मिनट लेट हो जाता है, क्योंकि अब कहेंगे 9 बजे सर हमारे खाने का टाइम हो गया है, हम खाना खाने चले गए थे। देखिए सर, बेटा कल हम डीएसएमएल का क्लास मॉर्निंग में तो नहीं, मैं डीएसएमएल की क्लास बेटा आपकी कल इवनिंग में ही शिफ्ट कर लूंगा, है ना। कि जितना आपका गैप है ना, उस गैप को हम रिड्यूस कर देंगे। कल इवनिंग में ही कर लेंगे, है ना। देखते हैं बेटा, जैसे शेड्यूल रहेगा, मुझे लगता है कि इवनिंग में ही हो पाएगा, क्योंकि एक्चुअल में मेरे पास लेक्चर बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पा रहे बेटा। बीटेक के भी एग्जाम अभी आ गए, एमसी के भी एक साथ आ गए, पोली के भी एक साथ आ गए, है ना। सारे पोली में भी बेटा आपका सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, सबसे ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट सब मेरे पास ही है, तो वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। तो मैं मॉर्निंग में ना करके उसको इवनिंग में क्लास को आपके शेड्यूल कर ले। ठीक है अंकुश? डीएसएमएल के अंदर केवल बेटा मैं 3 ही लेक्चर लेके आऊंगा, जैसे इसमें लेके आया, 3 लेक्चर के अंदर हो जाए कंप्लीट। मैं जहां तक समझता हूं कि हम अगले मंडे तक हमारा एक तो एंड्रॉइड वाला भी और डीएसएमएल वाला भी, ये तीनों सब्जेक्ट हो जाएंगे कंप्लीट आपके 30 तारीख से पहले पहले। हम इसको यहां से आराम से कंप्लीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक सब्जेक्ट आपका बचेगा, एक सब्जेक्ट हम वहां पर कवर कर लेंगे बाद। चलिए तो अब क्लास को करते हैं कंटिन्यू। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, यहां पर हमें पढ़ना है क्लाउड की सिक्योरिटी के बारे में। अब क्लाउड की सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि बेटा, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम अपना सारा का सारा डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए क्लाउड पर हमने स्टोर कर दिया। वो डेटा एक्चुअल में मेरे खुद की स्टोरेज या फिर मेरे खुद के सर्वर पर तो स्टोर नहीं है। अगर वो डेटा मेरी खुद की हार्ड ड्राइव में या फिर मेरे खुद के जो सर्वर लगे हुए हैं वहां पर डेटा सेव हो, तो वो मेरे लिए ज्यादा सिक्योर है। अब एक्चुअल में जब डेटा यहाँ पर है ही नहीं, अब मुझे तो पता नहीं एक्चुअल में कहाँ स्टोर किया है, तो मुझे उसकी सिक्योरिटी रखना और उसकी प्राइवेसी को मेंटेन कराना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपकी कंपनी है, हो सकता है उस कंपनी के अंदर आपका बहुत सारा क्या हो, पर्सनल डेटा हो। अगर उस पर्सनल डेटा को किसी तीसरे व्यक्ति ने यूज कर लिया तो हमारे लिए क्या, हमारा जो वहां पर कुछ कमियां है, तो हो सकता है वो उन्हें निकाल ले और हमारा वो मिस यूज कर सके। तो इसलिए वहां पर जो हमारा डेटा है ना भैया, और जो हमारा जो भी वहां पर डेटा है, उसको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी यहाँ पर मेंटेन करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज के बारे में समझेंगे, एंड लीगल इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। इन 3 टॉपिक्स में से सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से थे? देखो, एक टॉपिक्स तो आपको ये पढ़ के जाना है,
लीगल इशू इन क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी से। मेरे हिसाब से ये दोनों टॉपिक्स ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछा जाएगा। क्लियर? तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? तो आप कहेंगे सर जब भी बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हम बात करते हैं जैसे हमारे पास सर्वर हो गए, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग डिवाइस हो गया, मेनली हम इन पर कंसल्ट करते हैं। तो यानी कि हमने क्या किया है, क्लाउड से हमने सर्विस ले रखी है, कैसा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस आपने ली है तो वहां पर आप वर्चुअल सर्वर आप ले सकते हैं, वर्चुअल स्टोरेज आप ले सकते हैं, है ना, वर्चुअल नेटवर्क डिवाइसेस आप वहां पर परचेज कर सकते हैं। उनकी सिक्योरिटी वहां पर क्यों जरूरी है उसके बारे में यहां पर हम समझेंगे। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का मतलब क्लाउड सिस्टम को सिक्योर रखना, ताकि जो भी हमारे पास डेटा है, जो भी आपने वर्चुअल सर्वर लिए हैं, जो भी आप नेटवर्किंग डिवाइस यूज कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा अगर आपने कोई अदर रिसोर्स आपने लिया है तो उसे किसी भी साइबर अटैक से बचाना, या फिर किसी भी अनऑथराइज पर्सन जिसको हम ना जानते हो वो हमारे डेटा का क्या ना करे, मिसयूज ना करे, उनसे सेव कराना, डेटा ब्रांचेस यानी कि डेटा को चोरी से बचाना, और सिस्टम फेलियर से बचाया जा सके, इसलिए हमारे पास सिक्योरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड में उपयोग किए जाने वाले जो भी आप वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल नेटवर्क, है ना, जो भी आप जितनी वर्चुअल मशीन और एप्लीकेशन को सुरक्षा प्रदान करने का यहाँ पर क्या है, काम किया जाता है। तो याद रहेगी ये छोटी सी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी क्या है। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी हमें इसलिए जरूरी है कि जो भी हमने वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल स्टोरेज, है ना, वर्चुअल नेटवर्किंग जो भी हमने यहाँ पर परचेज कर रखा है, उसे यदि हम किसी भी अनऑथराइज पर्सन, डेटा थेफ्ट, है ना, से यदि हम बचाना चाहते हैं तो उसकी सिक्योरिटी होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? चलो तो अब चलते हैं आगे। यहां पर कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी यानी कि इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखो, पहले अगर मैं आपसे कहूं जैसे जैसे फर्स्ट कंपोनेंट क्या हमारे पास, नेटवर्क सिक्योरिटी। यहां पर नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि भैया जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी यूजर अपना डेटा क्या करता है, क्लाउड पर स्टोर करता है, तो वो क्या करता है भैया, एक नेटवर्क का यूज करके तो अपने डेटा को वहां पर ट्रांसफर करेगा। तो जिस नेटवर्क के थ्रू हमारा डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर या फिर रिसीव हो रहा है, तो उस नेटवर्क की सिक्योरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर उस नेटवर्क को किसी भी अनऑथराइज पर्सन ने क्या कर लिया, हैक कर लिया, तो वो जो भी हमारा डेटा है उस डेटा को वहां का क्या कर सकता है, वो मिसयूज कर सकता है। तो सर हम नेटवर्क की सिक्योरिटी किस तरीके से इंक्रीज करेंगे? तो बेटा आप फायरवॉल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? फायरवॉल लगा सकते हैं। फायरवॉल किस तरीके से वर्क करता है? ये बिल्कुल आपका एक वॉल की तरह होता है ना। आप तो फाइनल ईयर में आ गए, अब तो आप इससे बहुत ज्यादा अवेयर होंगे, है ना। यानी कि जब भी यहां से कोई भी यूजर एक्चुअल में एक्सेस करना चाहता है तो वही यूजर क्या कर सकता है, एक्सेस करता है, जिसके पास क्या होगा, जिसके पास क्या होगा एक्चुअल में ऑथराइज पासवर्ड होंगे। यानी कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारे डेटा को यहां से एक्सेस नहीं कर सकता है। दूसरा, इनक्रिप्शन मेथड आप लगा सकते हैं। इनक्रिप्शन मेथड का मतलब जो आपका डेटा फॉर्मेट है उस डेटा फॉर्मेट को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे जिसे कोई भी अनऑथराइज पर्सन आसानी से रीड आउट नहीं कर सकता है। तो डेटा को सुरक्षित कोड में बदलना ताकि उसे आसानी से चुराया ना जा सके, उसके लिए इंक्रिप्शन लगा सकते हैं। वीपीएन यूज कर सकते हैं, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हम भाई पब्लिक नेटवर्क ना यूज करके खुद का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं जो केवल हमारे लिए होगा, कि कोई भी उसे अदर पर्सन वहां पर यूज नहीं कर सकता है। दैट्स क्लियर? चलो हमें समझ में आ गया फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट क्या है, डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी जैसे कि मैंने आपको बताया, सारा डेटा आप कहां स्टोर कर रहे हैं, क्लाउड पर स्टोर कर रहे हैं। तो जो डेटा आप क्लाउड पर स्टोर कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि एक्चुअल में वो डेटा कहां पर स्टोर किया गया है? आपको नहीं पता। क्या आपको ये पता है कि एक्चुअल में उसकी लोकेशन क्या है? आपको नहीं पता। क्या आपको ये पता है कि वो किस सर्वर पर स्टोर है? तो आपको नहीं पता। तो भैया वो जहां पर हमारा डेटा स्टोर किया गया है ना, तो उस डेटा की हमारे पास सिक्योरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे हम उसकी सिक्योरिटी करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। क्लाउड में डेटा रिमोट सर्वर पर स्टोर होगा, इसलिए हमें हैकिंग, डेटा चोरी और अनऑथराइज एक्शन का खतरा हमें यहां पर बना रहता है। कैसे हम उसके सिक्योरिटी मेजर या फिर सेफ्टी मेजर हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्स्ट, जैसे डेटा बैकअप। भी जो भी एक्चुअल में आपने जिस भी क्लाउड प्रोवाइडर से अगर आपने सर्विस ले रखी है, तो आपने सोचा कि एक्चुअल में मैं सारा डेटा क्या अपना क्लाउड पर स्टोर कर देता हूं। अगर किसी कारणवश उनका डेटा
जो सर्वर है वो क्रैश हो जाए, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर के कारण वहां पर कुछ डैमेज आ जाए, या फिर वो डेटा किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा एक्सेस कर लिया जाए और आपका पर्सनल डेटा हुआ। अगर आपका पर्सनल डेटा हुआ और उन्होंने चुरा लिया तो आपका तो खुद भी नहीं बचाना कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, जो भी आप डेटा क्लाउड पर स्टोर कर रहे हैं उसको आप बैकअप में भी रखेंगे। बैकअप किस लिए, अगर किसी भी कारण जो जहां पर डेटा हमारा क्लाउड पर स्टोरेज है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वहां पर हमने उस डेटा का बैकअप रखा हुआ है जिसे हम फर्दर क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। तो बैकअप में क्या होगा, डेटा को सुरक्षित स्थान पर स्टोर करना ताकि डेटा लॉस होने से बचाया जा सके। यहां पर भी इंक्रिप्शन मेथड का हम यूज कर सकते हैं कि डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देना जिसे कोई भी यूजर आसानी से रीड आउट ना कर पाए। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी क्या होगी, यहां पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एक्सेस कंट्रोल ये डिफाइन करें कि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर डेटा को कौन यूजर एक्सेस कर सकता है और कौन यूजर उस पर्टिकुलर डेटा को यूज नहीं कर सकता, यानी कि केवल ऑथराइज यूजर ही डेटा को देख सकते हैं या फिर उसके अंदर जो भी चेंज करना है वो वहां पर चेंज कर सकते हैं, बाकी यहां पर और उस काम को कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्लियर। थर्ड हम देखेंगे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसे हम IAM के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि भैया यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि कौन पर्टिकुलर यूजर सिस्टम के अंदर लॉगिन कर सकता है और लॉगिन करने के बाद वो सिस्टम का कितना परसेंटेज एरिया को यूटिलाइज कर सकता है या फिर उसको यूज कर सकता है ना। तो यहां पर हम डिफाइन कर देंगे कि कौन उसमें लॉगिन कर सकता है, कौन उसको देख सकता है, कौन उसमें देखने के बाद उसको वहां पर राइट भी कर सकता है, तो वहां पर हम सारी चीजें डिफाइन कर देंगे। तो क्लाउड सिस्टम कौन लॉगिन कर सकता है, कौन डेटा को देख सकता है और कौन डेटा के अंदर एक्चुअल में मॉडिफाई कर सकता है, इसके कंट्रोल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, IAM सिस्टम। जैसे अगर मैं आपसे आपकी BTOP वेबसाइट की बात करूं तो देखो यहां पर क्या है, हमारे पास हमारे एक्सेस लिमिटेड है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे पास आपका रोल नंबर है, सॉरी एनरोलमेंट नंबर है ना, और आपने मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ भी दे रखा है, तो मैं केवल क्या कर सकता हूं, ये दोनों चीजें फिल आउट करके मैं केवल आपके रिजल्ट को व्यू कर सकता हूं। क्या मैं आपके जो रिजल्ट है उसके अंदर कोई एडिट कर सकता हूं, आप सर नहीं कर सकते। अच्छा, क्या मैं वो वहां पर कोई नई चीज अपलोड कर सकता हूं कि मैंने नया टाइम टेबल अपलोड कर दिया, मैं अपने खुद के पर्सनल ऐप पे तो कर सकता हूं, लेकिन मैं BTOP की वेबसाइट पे जाकर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मैं वहां का ऑथराइज पर्सन नहीं हूं। मुझे क्या है, केवल वहां पर जो डेटा अवेलेबल है उसे व्यू करने की परमिशन मुझे दी गई है, वहां पर मैं कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर वहां पर कुछ में राइट कार्य वहां पर नहीं कर सकता हूं। क्लियर। चलो अब यहां पर हम सेफ्टी मेजर कैसे यूज करेंगे। पहला, अगर मुझे क्या करना है कि मुझे यहां पर जो मेरा एक्सेस कंट्रोल से मुझे कराना है, तो हम क्या करेंगे, पहला मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देंगे। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो सभी स्टूडेंट्स ने, मुझे लगता है कि आप CS ब्रांच से हैं तो शायद मैं मानता हूं कि अगर आपसे पूछ भी लूं तो स्टूडेंट्स कितने हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उतने स्टूडेंट्स में से केवल और केवल मैं रेशियो निकाल के बताऊं तो केवल और केवल 30% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, 30% केवल ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखा होगा। और उसमें से मैं आपसे कहूं ना, उसमें से 10% स्टूडेंट तो अभी बेटा ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मुझे बता सकता है कि किस स्टूडेंट्स ने लगा रखा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और इसे कहां इंप्लीमेंट कर रखा है आपने, कोई बता सकता है जितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं? देखते हैं भाई किसने लगा रखा है और किसने नहीं लगा रखा है, तो कुछ पता ही लगेगा। हाँ बेटा, कहां लगा रखा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपने कहां अप्लाई कर रखा है? कहीं पर आपने ये सर्विस अनेबल कर रखी है क्या? अगर अनेबल कर रखी है तो कहां कर रखी है, मुझे एक बार बताओ। जीमेल पर, फेसबुक पर, गूगल में? क्या नाम है आपका? शिखा साहू। बेटा गूगल में कैसे कर रखा है आपने? ईमेल में? चलो, अच्छा इसका फायदा क्या है, कुछ फायदा ही बता दो। मैं आपको बताऊं इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। आपका दोस्त है, उससे आपकी बहुत ज्यादा पटती है ना, मतलब आपका सहपाठी, आप सारी चीजों से शेयर करते हैं और आप इतने दयालु हैं। आपने कहा कि भाई तुझे मेरी जीमेल चाहिए, जे ले भाई मेरी जीमेल आईडी ये रही। उसने कहा यार जीमेल आईडी क्या करूंगा, पासवर्ड तो बता दे, लॉगिन तो करके तभी देख पाऊंगा। तुमने कहा ये ले भाई जीमेल का पासवर्ड भी ले ले। तुम दयालु हो गए और दोनों चीज आपने उसको दे दी। अब यहाँ पर मेन रीजन क्या हुआ, उसका मन उथला, उसको थोड़ी सी बेचैनी हुई, उसने सोचा कि मैं थोड़ी शरारत करूं, दोनों चीज तो मिली गई।
मेरे पास आईडी भी आ गया, मेरे पास पासवर्ड भी आ गया। अब क्यों ना इसकी जो पर्सनल चीजें है उन्हें कुछ थोड़ा सा एक्सेस किया जाए कि ऐसा क्या उसने जीमेल पे कुछ पर्सनल चीजें डाल रखी हैं, या फिर इसी जीमेल को मैं कहाँ करूँ, गूगल फोटो पे या फिर गूगल ड्राइव पे अप्लाई करके देखूं। वो ऐसा करेगा तो जैसे ही उसने क्या किया, जीमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, और जैसे उसने लॉगिन करने का ट्राई किया उसके तुरंत बाद आपके पास क्या आ गया, एक ओटीपी मैसेज आ गया। अगर आप यहां पर भी दयालु हैं और उसको आप अंधा विश्वास करते हैं, तब तो आप क्या करेंगे, ले भाई ये वाला पासवर्ड भी ले जा, उसमें तो मैं भी नहीं रोक सकता। लेकिन आपका जो अकाउंट है एक्सेस करने से पहले आपको बताया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति आपके डिवाइस को लॉगिन करना चाह रहा है। ठीक है, अगर आप ये जब तक ये जो 6 कोड का आपको जो ओटीपी दिया गया है, जब तक आप उसे शेयर नहीं कर सकते तब तक वो उसे लॉगिन नहीं कर सकता। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वैल्यू बनना चाहते हैं या फिर अपनी चीजों को सिक्योर करना चाहते हैं। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर रखा है तो किसी यूजर को अगर आपने पासवर्ड भी बता रखा है और आपने जीमेल भी अगर आपने उसको प्रोवाइड करा रखा है, तब भी वो आपके जीमेल को एक्सेस करने का ट्राई करेगा। उसके अलावा भी आपको वहां पर एक ओटीपी आपके पास आएगा, जब तक आप उसे नहीं बताएंगे तब तक वो आपके डिवाइस को वहां पर लॉगिन नहीं कर सकता है। क्लियर, याद रहेगा सभी को। अच्छा, गूगल ईमेल कह रहे हैं बेटा, तुमने भी बहुत अच्छे तरीके से बोला, शॉर्ट तुमने इस तरीके से यूज किया कि मैं सोचा पता नहीं गूगल में आप कहां जाके उसको यूज कर रहे हैं। सबको क्लियर है अब देखो रोल बेस्ड यहां पर लिखा भी है, यहां पर देखो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होगा, पासवर्ड होगा, पासवर्ड के साथ ओटीपी आएगा, है ना, या फिर इसके अलावा आपने फिंगरप्रिंट यदि रिक्वायर कर रखा है लॉगिन करने के, तो ये सारी सर्विस आपको यहां पर मिलेंगे, तभी वो यूजर वहां पर लॉगिन कर पाएगा। छोटी सी चीज थी, मैंने आपको यहां पर क्लियर यहां पर बता दिया। दूसरा, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, यानी कि हमने यहां पर रोल डिसाइड कर दिए कि आप केवल डेटा को आप देख सकते हैं, दूसरा व्यक्ति है उससे हमने कह दिया केवल आप यहां पर चीजों को एडिट कर सकते हैं, तीसरा व्यक्ति हमने उससे कहा कि आप यहां पर कोई नया कंटेंट अपलोड कर सकते हो। तो यहां पर हमने कर दिया सबका रोल डिसाइड कर दिया कि कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है, कितने परसेंटाइल वाला वहां पर वो काम कर सकता है। गिविंग ईच यूजर एक्सेस बेस्ड ऑन देयर रोल, यानी कि हम क्या करेंगे, हर एक यूजर को उसके रोल के बेस पर क्या करेंगे, यहां पर उसकी टास्क को असाइन करेंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी, यानी कि अगर हमें अपने डेटा को सिक्योर करना है तो बेटा पासवर्ड भी कैसा बनाना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज करो मैं आपसे कहूं कि आपका नाम अंकित है, आपने क्या किया, अंकित @123 लो पासवर्ड बना दिया। या फिर थोड़ा सा और एक्सपर्ट होगा तो क्या करेगा, पहले लिखेगा अंकित, उसके बाद अपने मोबाइल के स्टार्टिंग के या फिर लास्ट के 4 डिजिट लिख देगा। बेटा पासवर्ड ऐसा यूज नहीं करना, आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यूज करना है जिसे आसानी से गैस ना किया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ सिक्योरिटी मेजर थे जो मैंने आपको यहां पर बता दिए। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, अब भाई जिस भी एप्लीकेशन को आप एक्चुअली में रन कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी भी तो होना जरूरी है ना, उसकी सिक्योरिटी भी तो होना जरूरी है। यानी क्लाउड से चलने वाले एप्लीकेशन जैसे कोई भी वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर, उसकी सिक्योरिटी होना भी जरूरी है। कैसे उसको करेंगे, कौन कौन से सेफ्टी मेजर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फर्स्ट समझिएगा, ऐसा कोड लिखना जो साइबर अटैक से क्या हो प्रॉपर तरीके से सिक्योर है। यानी कि डेवलपर क्या करे, कोड को इस तरीके से लिखे जिसे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन वहां पर एक्सेस ना कर पाए। रूटीन सिक्योरिटी अपडेट, समय समय पर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना ताकि कोई सुरक्षा खामियां वहां पर ना हो। आपने देखा होगा चाहे आप मोबाइल की बात करें, चाहे आप अपने पीसी की बात करें, चाहे अपने डेस्कटॉप की बात करें, तो वहां पर टाइम टू टाइम क्या है, आपको अपडेट्स दिए जाते हैं। वो अपडेट्स होते क्या है कि उन्होंने वहां पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, आप वो देख सकते हैं, या फिर उन्हें कहीं पर बताया गया कि आपका यहाँ पर सिक्योरिटी बग है, इसे आप सही कर लीजिए, है ना, तो वहां पर उस सिक्योरिटी बग को वहां पर क्या है भैया डिक्रीज किया जाता है। तो भैया यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सिस्टम को टाइम टू टाइम क्या कर देंगे, कभी भी ऐसा मत करिए कि आपके सिस्टम में आया अपडेट और जैसे ही अपडेट आया आपने कहा मे बी लेटर, बेचारा ने फिर से आपको बताया कि भाई साहब ये वाली चीज अपडेट कर लो। आपने कहा हट, तुमको अपडेट करूं, अपना डाटा खत्म करूं, तुमको एक बार रीसेट करूं, मेरे पास नहीं इतना टाइम, मैंने फिर कर दिया मे बी लेटर। अगर कोई भी आपको अपडेट दिया जा रहा है ना, उसमें आपका ही फायदा है, कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जब भी कोई आपको अपडेट मिले, उस अपडेट को आपको अपने सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर जरूर करना है। क्लियर। फिजिकल सिक्योरिटी, भैया जहां पर आपका, भाई अगर मैं आपसे कहूं कि बेशक आप अपना डेटा क्लाउड पर स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई है कि सारा डेटा हवा में उड़ रहा होगा, ऐसा कोई होगा भाई, एक्चुअल में कहीं ना कहीं तो फिजिकल सर्वर बनाए गए होंगे ना,
कहीं ना कहीं तो फिजिकल सर्वर बनाए गए होंगे जहां पर वो डेटा स्टोर हो रहा होगा। उस जहां पर वो डेटा जो आपका फिजिकल एरिया है उसकी सिक्योरिटी होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? कहीं ऐसा ना हो कि भैया वहां का जो इंटरनल व्यक्ति है वही वहां से डेटा को लीक कर दे, या फिर जहां पर आपने डेटा रख रखा है तो वो ऐसा एरिया तो नहीं है कि वहां पर क्या है भैया आपका नेचुरल डिजास्टर ज्यादा आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी भी होना जरूरी है। देखो क्लाउड डेटा बड़े बड़े सेंटर में स्टोर होता है, इसलिए इनकी सुरक्षा भी जरूरी है। कैसे करेंगे? कौन कौन से सेफ्टी मेजर हम अप्लाई करेंगे? पहला, सिक्योर डेटा सेंटर, यानी कि आपको जो आपके डेटा सेंटर है वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर तरीके से सिक्योर होने चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी अलार्म लगे होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो बैंक का लोकर सिस्टम होता है ना, तो वहां पर अच्छी खासी सिक्योरिटी थी। पहला, गार्ड बैठा होता है, ठीक है, एंट्री पे मिल गया। फिर बेचारा वहां जाएंगे लोकर पे, वहां गार्ड बैठा हुआ होगा। फिर आप अंदर जाएंगे और आपको लोकर है, आपने जो की दी, अगर आपने की निकाल लिया जो आपका काम तो उसने कर लिया। अगर वहां से आप किसी भी चीज को लेके भागते हैं तो वहां पर अलार्म सिस्टम है, यानी कि पूरे बैंक में क्या है भैया, वो अलार्म बीप हो जाएगा, पता लग जाएगा कि भैया बैंक में क्या हुई है, चोरी हुई है। इसके अलावा यहाँ के जो पास में नियर बाय क्या होगा, पुलिस स्टेशन होगा, वहां पर भी नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस पर्टिकुलर बैंक में क्या हुआ भाई, चोरी हुआ है। तो वहां पर क्या कर रखे हैं उन्हें, जहां पर उनका फिजिकल आइटम्स रखे हुए हैं ना, उसको सिक्योर करने के लिए प्रॉपर तरीके से क्या वहां पर उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम क्या कर रखा है, अप्लाई कर रखा है ना। इसी तरीके से बायोमेट्रिक एक्सेस हम लगा सकते हैं। भाई हम अपने सिस्टम, अगर मैं मोबाइल की बात करूं, हम मोबाइल में करते हैं फिंगरप्रिंट लगाते हैं। इसका फायदा क्या है? मान लीजिए कि आपका फोन था और आप चला रहे थे भाई, अच्छा खासा आपको चलाने में मजा भी आ रहा था। आपने फोन क्या किया, अपने टेबल पे ऐसे रख के छोड़ दिया क्लास में। तो कोई बात नहीं भैया, आप क्लास में थोड़ी सी देर के लिए बाहर के लिए चले गए। आपने सोचा भाई मेरा फोन है डेस्क पे, कौन एक्सेस करेगा। लेकिन जो आपका पड़ोसी है वो थोड़ा सा आपसे किलसता है, वो देख रहा था इसके पास कुछ इंपोर्टेंट नोट्स होंगे, मैंने इस जगह सेंड करने के लिए, इसने सेंड नहीं किए। या फिर समझ लो कि कोई पर्सनल बात है ना, और आपको पता है कि ये चैट करता है, मुझे नहीं बता रहा, मैंने देखी भी नहीं, तो मैं देख रहा हूं कब से इसका वेट कर रहा हूं कैसे इसका डिवाइस क्या हो, फ्री हो। और जैसे फ्री हुआ और मैंने क्या किया, इसकी डिवाइस को एक्सेस करने का ट्राई किया। मैंने इसको एक्सेस करने का ट्राई किया जिसकी डिवाइस, तो मैं क्या करूंगा, पहले जाऊंगा पासवर्ड डालूंगा, नहीं पता, मैं फिंगर लगाऊंगा, भाई खुलने का ही नहीं। क्यों नहीं खुलने का? क्योंकि भैया मैंने बायोमेट्रिक लगा, मेरी फिंगर है तो मैं ही खोल सकता हूं। तो भैया आपने तो इरादा बनाया, पर आपने देखा कि आज तुम पक्का पता कर लूंगा कि ये रात को 11 बजे के बाद ये किससे चैट करता है। आपने पूरा प्लान कर लिया था सेट, और आप गए भैया, चलो भैया आज कैसे ही जाए, किचन में खाना खाना जाए, थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए जाए, अरे कम से कम एक बार इसकी डिवाइस तो मिल जाए। आपको डिवाइस मिली भैया, आपने सारी चीज ट्राई कर ली, पासवर्ड डाल लिया, फेल। जो मैंने गैस किया था ऐसा पासवर्ड था ही नहीं। मैंने अपनी 10 की 10 उंगली लगा के देख ली सर, किसी से भी नहीं खुला। क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि आपके वहां पर ऑथराइज पर्सन नहीं है। तो यहां पर क्या कर लिया, यहाँ पर हमने सिक्योरिटी मेजर लगा लिया, किसके थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू। आप सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं, गार्ड आप वहां पर बैठा सकते हैं। क्लियर? याद रहेगा भैया भी? चलें आगे। अच्छा ये सेम पेज आ गया, सेम पेज आ गया भाई, सेम पेज तुमको तो हम पहुंचा देंगे दिल्ली। चलो, सबको याद रहेगा। देखो मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगा कि आपको कुछ मेजर चीजें हैं जो आपके माइंड में आपको तुरंत याद आ जाएंगी कि हाँ कुछ ऐसा बताया था, तो हाँ ऐसी चीज भी होती है, ऐसी चीज भी होती है। ना ना ऐसे मत कहना शिवांग, ये वाली ऐसे नहीं करते हैं डॉक्टर, ये वाली वेबसाइट नहीं नहीं। भैया वो भी समझदार है, 1-2 मिनट के लिए मोबाइल छोड़ गया, आपको 15-20 मिनट का टाइम नहीं दे रहा, वो तुरंत आ जाएगा, फिर तुरंत आ जाएगा। और उसे जहां मेरा फोन कहीं और जगह लगा होगा कहेगा, "ऐ, कैसे किया तुमने?" लड़ उड़ पड़ेगा तुमसे। खाना बाद में खाओगे, लड़ पड़े लोगे। ऑर्डर डाल के देखो, दिमाग तो होता है इंजीनियर के जैसा, दिमाग किसी में नहीं है। मैंने एक चीज बताई, आपने मुझे 4 अल्टरनेटिव बता दिए, मैं भी आज के ध्यान रखूंगा, अगर मुझे किसी का पासवर्ड ट्राई करना होगा कोड डाल दूंगा। भाई फिंगर तो लगाएगा ही, और फिर जाकर स्कैन कर लूंगा। चलो आगे चलते हैं भैया, टॉपिक्स पे आ जाओ, थोड़ी सी मस्ती थी वो हो गई, अभी से समझते हैं। चैलेंजेस ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, यानी कि कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पर हमें फेस करने पड़ सकते हैं जब हम डेटा क्लाउड पर स्टोर कर रहे हैं।
पहला, डेटा चोरी और हैकिंग का खतरा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया सारा डेटा कहां है, क्लाउड पर स्टोर है। क्या आपके पास कितना एक्सेस है? आपके पास इतना ही एक्सेस है कि आप वहां पर डेटा को अपलोड कर सकते हैं या फिर आप डेटा को वहां से रिट्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता कहां डेटा सेंटर बनाया गया, किस लोकेशन पर है, कितने सर्वर है, एक्चुअल में किस सर्वर पर मेरा डेटा स्टोर है, आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इंटरनेट पर डेटा होने के कारण हमें यहां पर इसकी चोरी का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि जब भी मैं डेटा क्लाउड पर अपलोड कर रहा हूं, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने एक्सेस कर लिया, तो भैया जो मेरा पर्सनल डेटा है वो उसका मिसयूज भी कर सकता है, तो ये भी हमें इशू देखने के लिए मिलता है। डीडोस अटैक, डीडोस अटैक आपने देखा होगा, ये कैसे हम करते हैं। मैं आपसे कहूं कि आपने बनाया एक वेबसाइट, आपने बना दी मेरे भाई एक वेबसाइट, और आपने कहा कि सर इस वेबसाइट पर 1000 यूजर 1000 यूजर एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मुझे पता लग गया इसकी जो वेबसाइट है ना, केवल एक टाइम पर 100 यूजर को एक्सेस दे सकती है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर लोड डालना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया, इसके ऊपर लोड डाला, मैंने 200 कर दी, फिर मैंने 500 कर दी, है ना, फिर कर दिए मैंने 500 कर दिए। तो एक टाइम में कैसा होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, पूरी वेबसाइट क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। ये आपने देखा है? आपने सर बिल्कुल देखा है। मुझे पता था सर, कुछ समय अभी मेरा बीटीयूपी का रिजल्ट आया, मैं बड़ा खुश, रिजल्ट आ गया, तुरंत अभी चेक करूंगा। ये जो यूपी बीटीयूपी की वेबसाइट है, उसने कुछ एक क्राइटेरिया रखा हो कि इतने यूजर वन टाइम एक्सेस कर सकते हैं, तुरंत एकदम क्लियर आए भैया सारे। आप भी चेक करने लगे, मैं भी चेक करने लगा, गलती से मेरा तो खुल गया, आपका रह गया। आप जैसे ही चेक करने जाए, सर्वर डाउन। जैसे ही आपने दोबारा चेक किया, इस बार क्या हुआ भैया, रोल नंबर वाला ऑप्शन भी आ गया, पासवर्ड कैप्चर ही नहीं आ रहा, फिर भी सर्वर डाउन। तो वहां पर क्या किया, जब आप क्या कर रहे हैं, जितने उसकी लिमिट है, अगर उससे ज्यादा वहां पर आप जाकर लोड डाल रहे हैं, तो वहां पर वेबसाइट क्या हो सकती है, क्रैश। किसी वेबसाइट या फिर सर्वर को ठप करने के लिए किए जाने वाला साइबर हमला क्या कहलाता है, डीडोस अटैक हमारा वहां पर कहलाता है। संस्कार अग्रवाल, नमस्ते बेटा, क्लियर भाई, आगे आ जाओ। दूसरा, कानूनी और अनुपालन मुद्दे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे इंडिया के अंदर, यानी हमारे इंडिया के अंदर डेटा को प्राइवेसी के यहां पर अलग रूल्स होंगे, यूएसए के अंदर अलग रूल्स होंगे। यानी कि अगर मेरा डेटा यूएसए वाले सर्वर पर जाकर स्टोर किया गया, अगर वहां पर कुछ इस तरह के रूल्स हैं कि जो भी डेटा क्लाउड पर स्टोर है वहां की गवर्नमेंट उसको देख सकती है, तो भाई देख सकती है वो। क्या मुझे पता है कि वहां मेरा पर्सनल डेटा देखा जा रहा होगा? आपने सर आपको तो इस बारे में पता ही नहीं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं ना इसके बारे में, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो यहां पर क्या है कि भैया जो कई देशों के अलग अलग क्लाउड डेटा सुरक्षा को यहां पर प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना खुद का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होती है कि क्लाउड पर वो डेटा को देख सकती है, मॉडिफाई कर सकती हैं, जो भी उनके रूल्स होंगे, हर कंट्री का अपना अलग अलग रूल्स होता है। इनसाइडर थ्रेड, कभी कभी क्या होता है कि कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, कभी कभी ऐसे भी होते हैं। मुझे पता था कंपनी में मैंने सपोज करो कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपने कंपनी स्टेब्लिश करी और उसमें आप 5 लोग थे, आपने अपने सारे दोस्त बैठा रखे थे, बढ़िया आप भी काम कर रहे थे। जब प्रॉफिट बढ़ने लगा, तो भाई आपने कंपनी स्टेब्लिश की है, आपके पास शेयर ज्यादा होंगे, उनके पास थोड़े से कम होंगे। उसमें से एक सन की था, उसने कहा यार काम तो मैं भी करता हूँ, कंपनी इसने खोली है, इसे पैसे ज्यादा मिलते हैं, मैं इसका डाटा दूसरे को लीक करता हूँ। उसने क्या किया, थोड़ा से किसी ने पैसे बढ़ाए, उसने आपको पर्सनल डेटा दे दिया, तो वहां पर क्या होगा, आपके डेटा का मिसयूज हो जाएगा। कंपनी के अंदर का कोई व्यक्ति खुद डेटा चोरी कर सकता है, तो ये भी हमें यहां पर इशू देखने के लिए मिलते हैं, जैसे फेसबुक और मेटा ये करते ही इस काम को। लीगल इशू इन क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, लीगल इशू कौन कौन से होते हैं। तो लीगल इशू जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक कंट्री के अंदर क्लाउड पर डेटा को स्टोर करने के लिए अपने अपने क्या खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे इंडिया के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, अमेरिका के अंदर अलग है ना, जापान के अंदर अलग है। हर एक कंट्री के अंदर हमारे पास क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, हमारे पास अलग अलग रहेंगे।
अब देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा इंटरनेट पर स्टोर होगा, जिसे कई कानूनी समस्याएं यानी कि लीगल इशू का सामना कर पड़ सकता है। कैसे? अलग अलग देशों के अलग अलग डेटा सुरक्षा के कानून होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे यूएसए के अंदर ऐसा बताया गया है कि भाई यूएसए की पॉलिसी ऐसी है कि जो भी डेटा क्लाउड पर है तो वहां पर उस डेटा को वो देख सकते हैं। अगर उन्हें वहां से किसी का पर्सनल डेटा चाहिए तो उस पर्सनल डेटा को वहां से एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना भाई। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं, देखो एक आपको इसका एग्जांपल बताऊं, छोटा सा एग्जांपल याद रखिएगा कि आप देखो एंड्रॉइड डिवाइस आप यूज करते हैं और एक मैक डिवाइस यूज करते हैं। एंड्रॉइड वाला डेटा अगर आपको किसी को चाहिए आपको मिल जाता है, लेकिन आपने एक केस सुना होगा, केजरीवाल वाला सुना था ना। केजरीवाल वाले के पास भैया आईफोन था और उनके ऊपर करप्शन का आरोप लग गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका मोबाइल ले लिया और उसके अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए कहा। उन्होंने कंपनी वालों से कहा कि सर जो डेटा है वो डेटा हमें चाहिए। उन्होंने कह दिया मैं भाई किसी भी यूजर का पर्सनल डेटा नहीं देता, कि उनकी पॉलिसी ये, अगर मैं हर एक यूजर का डेटा ऐसे ही बांट दूं तो लोग मेरी इतनी महंगी डिवाइस खरीदने की क्यों। सर आप कितना भी करिए, मैं आपको यहां से डेटा नहीं दे सकता। वहां की पॉलिसी अलग, हमारे एंड्रॉइड वाले भैया दे देंगे, तो दे देंगे, ले जाओ, इनका क्या जाता है। लेकिन वहां डेटा स्टोर करेगा तो भैया प्राइवेसी आपको वहां पर मेंटेन है ना। क्लियर? चलो अब यहां पर जो कुछ छोटे छोटे लीगल इशू मैं आपको बताऊंगा। पहला, डेटा प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी इशू का मतलब क्या है कि भाई आपके पास क्या है, लिमिटेड कंट्रोल है। आपका एक ही कंट्रोल है, आप या तो डेटा अपलोड कर सकते हैं या फिर जो भी डेटा आपने अपलोड किया आप उसे व्यू कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जब डेटा क्लाउड सर्वर पर स्टोर होगा उसमें सुरक्षा रखना जरूरी है। कई बार कंपनी उपयोगकर्ता का डेटा बिना उसकी अनुमति के किसी तीसरे पक्ष को वहां पर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये काम फेसबुक करता है और गूगल भी करता है ना। डेटा प्राइवेसी से जुड़ी कई समस्याएं हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, डेटा लोकेशन इशू। हमें ये तो पता है कि हमने डेटा अपना गूगल फोटो पर हमने फोटो अपलोड कर रखे हैं, ड्राइव पर हमने वहां पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं। एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि वो किस लोकेशन पर स्टोर है, इंडिया के अंदर ही है, फॉरेन के अंदर है ना, कौन से सर्वर पर स्टोर है, मुझे इसके बारे में कोई भी यहां पर कंट्रोल नहीं मिलता है। तो क्लाउड डेटा किस देश के सर्वर पर स्टोर है, इससे उस पर लागू होने वाले कानून बदलाव हो सकते हैं। भारत का डेटा अगर अमेरिका के सर्वर पर स्टोर है तो उस पर अमेरिका कानून लगेगा, जिससे भारतीय कंपनी को कानूनी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, डेटा एक्सेस और सरकारी हस्तक्षेप, जिसकी मैं आपसे बार बार बात कर रहा था कि भैया डेटा एक्सेस यानी कि कौन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर भैया जापान के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसी है कि जो डेटा है वहां पर हम उसे देख सकते हैं, तो भाई हम उसे रोक नहीं सकते। क्यों नहीं? पहले तो मुझे पता ही नहीं, कि एक्चुअली मेरा डेटा है कहाँ। और जब उन्होंने रूल्स ऐसे बना रखे हैं कि जो आप डेटा हमारे सर्वर पर स्टोर करें हम उसे देख सकते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। देखो, कई देश की सरकारी क्लाउड कंपनियां डेटा मांग सकती हैं, जिसका उपयोगकर्ता की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। कि जो क्लाउड कंपनी उससे कहा कि आपको डेटा देना है तो उनको वो डेटा देना पड़ेगा। मैंने तो उस पर ट्रस्ट किया, मैंने तो सोचा कि ये मेरे डेटा को प्रॉपर तरीके से प्राइवेसी प्रोवाइड कराएगा, सिक्योरिटी देगा, ये डेटा मेरा किसी को शेयर नहीं करेगा। लेकिन वहां की पॉलिसी ऐसी है, डेटा देना पड़ा, तो वहां पर हमारे पास लीगल इशू देखने के लिए मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका के पेट्रोल एक्ट, क्लाउड एक्ट सरकार को डेटा एक्सेस करने की अनुमति है। यानी कि देखो, अमेरिका यहां पर लिख दिया ना भैया कि अमेरिका में ऐसा रूल्स बनाया गया कि जो डेटा क्लाउड पर स्टोर है अगर वहां की गवर्नमेंट देखना चाहे तो उस डेटा को वहां पर वो देख सकती है। जो देख सकता मॉडिफाई भी करवा सकता है ना। तो यहां पर हमने सोचा कि भाई यहाँ पर पूर्ण तरीके से सिक्योर है, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, कोई डरने की बात नहीं। भैया ये तो नहीं पता ना तुम्हें कहाँ है, इंडिया के सर्वर पर है, फॉरेन के सर्वर पर है, आपको पता ही नहीं है। ये कुछ देखने के लिए हमें यहाँ पर इशू मिलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैं आपसे कहूं कि आपने एक नाम सुना, पेटेंट, है ना। पेटेंट जो अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज नहीं कर सकता। एक होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब कि जैसे मैं आपसे कहूं, एक बड़ी बात समझो कि जो कंटेंट मैं यहां पर अपलोड कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सेम कंटेंट, अगर आपने यही कंटेंट
यही कंटेंट बिकर आपने इसमें बिना कुछ ही मॉडिफाई किए, बिल्कुल यहाँ पर हेडर में वही, लोगो बिल्कुल वही, टेक्स्ट बिल्कुल वही, और आप आए और आपने ये काम किया जाकर सीधे यूट्यूब पर, आपने बिल्कुल सेम लेक्चर डाल दिया। अगर मैं आपके पास चाहूं तो मैं आपके पास क्लेम कर सकता हूं आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, जो मेरा पर्सनल डेटा आपने चोरी किया। ये आपका डेटा नहीं है, ये मैंने बनाया है और इसका आप मिस यूज कर रहे हैं। आपने मेरे से पूछा, आपने सर नहीं, तो यहां पर मैं आपके ऊपर लीगल एक्शन यहां पर मैं ले सकता हूं, है ना। तो कई बार क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के डेटा को स्वयं उपयोग करने का दावा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कलाकार अपनी डिजिटल आर्ट क्लाउड पर स्टोर करता है और क्लाउड कंपनी बिना उसकी अनुमति के उसे सेल कर देती है, तो यह क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यहां पर उल्लंघन हो जाता है। क्लियर? चल, अच्छा, अब यहां पर क्या पूछ रहे हैं शिवांग, पहले आपका डाउट पढ़ते हैं। सर एक डाउट है, एप्पल जो वो नहीं बेटा नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा होता तो केजरीवाल के जो फोन का डेटा था वो मिल नहीं जाता। आपने तो लीगल केस है, ये आप चेक भी कर सकते हैं, भैया उनका डेटा मिला ही नहीं। एक आपने सुना होगा रिजर्व बैंक, है ना, तो रिजर्व बैंक में भी आपने देखा होगा ये सिस्टम आपको मिलता है। अरे भाई तुम तो पता नहीं आपस में क्यों सीरियस हो जाते हो। मैं तो आपको समझाने के लिए बताता हूँ। लड़ो मत भाई, किसी को डाउट है सीधा मेरे से पूछो। प्रवीण, आप कुछ नहीं कहेंगे। अर्पित, आप भी थोड़ा शांत रहेंगे, ऐसे पर्सनल इश्यू पे नहीं, है ना। बेटा होगा तो कोई बात नहीं। अब देखो हमारे पास है, हम होने के बाद भी देखो कौन सा यूज करते हैं, है ना। आप कहेंगे सर आप तो लावा यूज कर रहे हैं, इंडियन कंपनी है भाई, गरीब आदमी है, आई चल रहा है। तो यार काय जगना, दूसरा टेबल पड़ा है वाईफोन वाला, तो जरूरी कोई है कि जो चीज है उसको सोल्व करो, नहीं भाई। मन है, जो मन है वो काम को हमें कर लेना चाहिए, है ना। पैसे पर्सनल चीजें मत लेके आओ भाई, कोई भी लड़ेगा नहीं। पढ़ाना बंद कर दो, लड़ेगा नहीं कोई भाई। आपको पता है वैसे ही पता नहीं कैसे कैसे टाइम निकाल के आप लोगों की मैं क्लास अरेंज करता हूँ, है ना। ऐसे ले, मेरे एक दिन क्या पता तबीयत खराब क्या हो गई, आपने रील बना दिया सर, क्लास नहीं हुई सर, आप विश्वास तोड़ रहे हैं सर, आपने विश्वासघात कर दिया। कल ही जैसे आपका एग्जाम हो, सारा काम छोड़ दिया हो मैंने। बेटा कभी कभी हो जाता है, कभी आपकी तबीयत खराब हो तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्लास लेने क्यों नहीं आए, अगली क्लास में नहीं कराऊंगा, आपको ब्लॉक कर दूंगा। थोड़े थोड़े से सोच समझा करो। चलो समझ लो इसे। अब एसएलए क्या है, एसएलए तो पता है ना, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, मैंने आपको खुद पढ़ाया था। तो भैया अगर हमने सर्विस लेवल एग्रीमेंट कर रखा है, भैया हमने प्रोवाइडर से ले रखा है कि ये सर्विस आप देंगे इतने टाइम तक देंगे, अगर ऐसा कुछ इशू मिलता है तो वहां पर हमें इशू देखने के लिए मिलेगा। क्लाउड कंपनी यूजर से कॉन्ट्रैक्ट और एसएलए एग्रीमेंट वहां पर करवाती है, जिससे भैया यहां पर मैं सिक्योर हो सकूं, मुझे कितनी चीज मुझे चाहिए और कितनी चीज मुझे वहां पर नहीं चाहिए, है ना। क्या सर्विस आप मुझे देंगे, कितने टाइम तक देंगे, कब तक वो अनेबल रहेगी, सारी चीज मैं आपसे पहले लीटर में लिखवा लूंगा। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू, इसके बारे में और समझते हैं, है ना। इसके बाद मेरे हिसाब से एक टॉपिक्स और बचेगा इसमें, एंड देन ये यूनिट हो जाएगा बेटा आपका कंप्लीट। चलो थोड़े से टॉपिक से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाए, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। चलो, अब देखो डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी समझ में आ रहा है। सिक्योरिटी की बात, प्राइवेसी, सिक्योरिटी मतलब जो आपका डेटा प्रॉपर तरीके से सिक्योर है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना करे। आज के समय में क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। इसमें डेटा और एप्लीकेशन को किसी लोकल कंप्यूटर या फिर सर्वर पर स्टोर करने के बजाय इंटरनेट पर वहां पर क्या है, स्टोर किया जाता है। हम चाहते हैं, हम सोचते हैं ना, हम थोड़े से ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई देखो हमें तो 15 GB मिला है स्पेस, हम कहा है अपने मोबाइल के इंटरनेट भरे, हम तो सारी चीज यहीं अपलोड करेंगे। कर दिया भाई अपलोड, सिक्योर हो गए। आपने मान भाई, आपको पता है कहाँ है, नहीं पता। सर मैंने तो अपलोड कर रखा है, मेरे पास इंटरनेट है, मैं लॉगिन करके एक्सेस कर लेता हूँ बस। कहां पर स्टोर है, कुछ के बारे में पता है नहीं, तो बेटा लिमिटेड करा करो, ज्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड मत करा करो। हाँ गवर्नमेंट वाले हैं, जैसे उमंग वाला है, वहां आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रखो। कोई डिजी लॉकर है, वहां करके रखो डॉक्यूमेंट, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वो ऑथराइज हैं, वो इंडियन है, गवर्नमेंट के द्वारा है। तो लेकिन आप ऐसे किसी पर ट्रस्ट नहीं कि आप सारा डेटा क्लाउड पे भरे आ रहे हैं, गूगल फोटो पे आपने सारा भर रखा है ना। कुछ चीजें परसेंट अगर रखना है उसका बैकअप भी रखो। कल को मान लो
कि आपने गूगल फोटो सर्विस ले रखी, 15 GB आपको फ्री मिल रहा है, कल कहने लगे भाई मैं तो 1 GB फ्री दूंगा, बाकी पैसे लूंगा, तो हम तो फंस गए ना। हमने तो भैया 15 में से समझ लो 1-2 MB छोड़ रखी है, हमने 14 से ज्यादा भर रखी है, 14.5 से भी ज्यादा हमने भर रखी है, फुल कर रखा हमने तो पहले, तो वहां पर पैसे भरने पड़ेंगे ना, तो लीगल है। हम कहते हैं लोकप्रिय हो गया, हाँ भाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इस समय लोकप्रिय है। लोग जैसे गूगल ड्राइव हो, ड्रॉप बॉक्स हो, माइक्रोसॉफ्ट वन व्यू हो, AWS हो, गूगल क्लाउड हो, मोस्टली हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इशू देखने के लिए मिलता है ना। अब आपने देखा होगा कि आपने सर बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, अब ऐसी हुई सारी कंपनी जो अपना सारा पर्सनल डेटा है वो सारा क्लाउड पर स्टोर है, भैया इतना भी ट्रस्ट नहीं करते वो। जब उन्हें लगता है कि अब ज्यादा हो रहा है डाटा, तो अपना पर्सनल डेटा नहीं, जो कस्टमर का डेटा होगा उसे स्टोर करेंगे, जो अपना पर्सनल उनके जो बिजनेस एथिक्स वगैरह है सब कुछ है वो उन्हें अपने पास रखेंगे, वहां नहीं भेजने के। भैया किसी ने मिस यूज कर लिए, कोई क्रैशिंग आ गया, वो तो कह देंगे भाई क्रैश हो गया, सॉरी सर। और यहाँ तो सॉरी के चक्कर में पूरी कंपनी डूब जाएगी, है ना। तो ये चीजें वहां पर देखने के लिए मिलती है। डेटा सिक्योरिटी देखो, डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या है? डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्लाउड में स्टोर किए डेटा को चोरी, हैकिंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर किसी भी साइबर खतरे से बचाना, इसे क्या डेटा सिक्योरिटी हम बोलते हैं भैया, है ना। जैसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपका गूगल है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, अपने सर्वर पर यूजर के डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन अगर सुरक्षा में कोई भी चूक हो जाए, अगर सुरक्षा में कोई भी क्या हो जाए चूक, यानी क्या हो जाए कमी हो जाए, तो जो भी हमारा डेटा वहां से लीक हो सकता है और जो हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, है ना। तो बेटा आप मुझे एक चीज बताओ, जो चीज आपको फ्री मिल रही है, जो चीज आपको फ्री मिल रही है, भाई कहीं ना कहीं तो आपका यूज कर रहा होगा ना। मैं आपसे कहने लगूं भाई एक काम करो, जितने आप क्लास में स्टूडेंट्स हैं ना, मुझे एक एक पेन ड्राइव ला के दे देना। आप कहेंगे सर हमारा दिमाग खराब है क्या, अपने पैसों की जाके लो, हम पे अपनी पेन ड्राइव नहीं है, तुम खुद पेन ड्राइव मांग रहे हो। तो जो चीज फ्री की है ना, जो चीज फ्री की है वो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी मिस यूज, आपको नहीं पता। मैं आपसे कह लूं कि आपके फोटो हो सकता है कि भाई अमेरिका में कोई देख रहा हो, आपके ऊपर मीम्स बन रहे हो, आपको पता है कि आप वहां जाके देख रहे हैं, नहीं देख रहे ना, तो लिमिटेड यूज करा करो बेटा, अनलिमिटेड नहीं। फ्री की चीज कभी भी अच्छी नहीं होती, ये बात आपको भी जानते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं ना। अब देखो पहला, यहां पर हम सिक्योरिटी मेजर कैसे करेंगे। पहला, डेटा इंक्रिप्शन, यानी कि आपको डेटा को ऐसे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देना जिसे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके। हमेशा क्लाउड डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में ये स्टोर करे, अगर कोई इसे एक्सेस भी कर ले तो बिना डिक्रिप्शन के इसको पढ़ ना सके। मैंने आपसे कहा कि सपोज करो मैं अपना ही नाम लेता हूं भैया, चलो कोई बात नहीं, मेरा नाम है जैसे कि विकास, जानते होंगे सभी, सब पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, ठीक है सर मान लिया सब पढ़ सकते हैं ना। अब देखो अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं भाई, अगर मैं इसे कुछ ऐसे कर दूं, मुझे बताना, आप पढ़ के दिखाना। यहां पर लगा दिया मैंने हैज, मैं डिफाइन कर दिया मेरे नाम के अंदर कितने वर्ड्स हैं, देखो 2, 4 और एक 5, है ना। तो मैंने VI के लिए डबल हैज लगा दिया, के लिए क्या लगा दिया मैंने, @ लगा दिया, है ना। मेरे पास बचा S, इसके लिए यहां पर मैंने क्या लगा दिया, ये अंडरस्कोर लगा दी। लो भाई बताना जरा, भाई बताना, ये मैंने खुद किया है। अब जरा अगर मैं इसे हाइड कर दूं तो कोई बता सकता है विकास लिखा हुआ है, नहीं ना। ये मैंने कर दिया इनक्रिप्ट, यानी कि डेटा एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, डेटा एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जिसे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको पढ़ नहीं सकता। यानी कि ये क्या था मेरे पास, प्लेन टेक्स्ट, ये क्या था, प्लेन टेक्स्ट, और ये क्या मेरे पास, साइफर, ये क्या मेरे पास, साइफर टेक्स्ट, है ना। और अब भैया इस साइफर टेक्स्ट को यदि मुझे क्या करना होगा, प्लेन टेक्स्ट में लाना होगा, तो क्या होना चाहिए, मेरे पास इसकी की होनी चाहिए जिसके थ्रू क्या कर सकूं, उसको डिक्रिप्ट कर सकूं। क्लियर, याद रहेगा बच्चे से, आ जाओ आगे चलते हैं आगे। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा कर रखिए, अगर किसी व्यक्ति को तुमने पासवर्ड गलती से पता भी लग गया और वो यदि उसे एक्सेस करना चाहेगा तो भाई तभी एक्सेस कर सकता है, जब क्या होगा उसके पास वो लास्ट वाला जो OTP होगा वो आप तभी देंगे, तब उसे नहीं देंगे तब तो वहां से लॉगिन नहीं कर सकता। सिर्फ पासवर्ड रखना सुरक्षित नहीं, इसके लिए OTP, फिंगरप्रिंट या फिर ऑथेंटिकेशन ऐप जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का होना आवश्यक है। मजबूत पासवर्ड पॉलिसी अपनाएं, पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग बनाएं, है ना, पासवर्ड आप करेंगे स्ट्रॉन्ग बनाएं, कोई लोकल पासवर्ड ऐसे में जैसे आप लगाते हैं ना शिवांग @123, है ना, और शिवांग स्टार्टिंग के नंबर या फिर लास्ट के 4 ना, भाई ऐसा नहीं, अच्छा सा पासवर्ड बनाएं जो आसानी से कोई उसको गैस ना कर सके। अब कैसे बनाएंगे पासवर्ड, तो आप कहेंगे सर आपने देखा है कि जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो हमसे कहता है जो आपका पासवर्ड हो उसके अंदर अल्फाबेट भी हो, हाँ सर, अल्फाबेट के अलावा उसमें नंबर भी हो,
और एक स्पेस सिंबल, यानी कि आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन बैठाना है कि उसके अंदर तीनों चीज हो। क्या क्या हो? अल्फाबेट भी हो, नंबर भी हो, और क्या हो? स्पेशल कैरेक्टर भी। उसका साइज भी रख सकते हैं भैया, 8 का हो, 10 का हो, इस तरीके से। तो यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है। कमजोर पासवर्ड का उपयोग न करें। संख्या, है ना, विशेष सिंबल और अल्फाबेट, यानी कि कुछ छोटे अक्षर कुछ बड़े अक्षर का यूज करके वहां पर आप कंप्लीट पासवर्ड आप बना सकते हैं। सिक्योरिटी अपडेट और फायरवॉल्स, ठीक है, जहां पर भी आपको लगता है कि हमें जो भी सिक्योरिटी अपडेट्स मिल रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से अपडेट करना चाहिए, है ना, या फिर इसके अलावा हमें फायरवॉल का इंस्टॉल करना चाहिए, जिससे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसे वहां पर एक्सेस ना कर पाए। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए गए सिक्योरिटी अपडेट, जो भी पैच, उनको समय पर आपको अपडेट करना है। फायरवॉल और एंटीवायरस का उपयोग करना है, जिससे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डेटा को यहाँ पर करप्ट ना कर पाए। बैकअप रखिएगा, बेशक आपने डेटा अपना क्लाउड पर स्टोर कर रखा है, जो भी डेटा आपने क्लाउड पर स्टोर कर रखा है उसका बैकअप जरूर रखिए। अगर किसी क्राइसिस के कारण जो आपका पर्सनल डेटा था आपने क्लाउड पर रखा हुआ था वो क्या हो जाए, वहां से डैमेज, तो वहां पर हो सके उनके पास रिकवर करने के लिए कोई भी मैकेनिज्म अवेलेबल ना हो। अगर आप वहां पर यूज करे थे बैकअप, आपने हर एक डेटा का आपने पर डे आप वहां पर बैकअप देते थे या फिर वीकली आप बैकअप देते थे, तो जो आपका प्रीवियस वाला डेटा होगा वो आपको करने वहां पर अवेलेबल होकर मिल जाएगा। हमेशा अपने महत्वपूर्ण डेटा का क्लाउड और लोकल स्टोरेज, कोई भी आप हार्ड ड्राइव पर रख सकते हैं, एक्सटर्नल ड्राइव, दोनों पर आप वहां पर बैकअप उसको रख सकते हैं। अगर क्लाउड डेटा डिलीट हो जाए या हैक हो जाए तब बैकअप से उसे रिकवर किया जा सकता है। अगर बैकअप ही नहीं है तो सारा डेटा गया, कोई डेटा गया, आपके पास कुछ नहीं बचा। सेफ्टी मेजर किसके लिए? यहां पर ट्रस्टेड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर, है ना, यानी कि आप ऐसा नहीं कि किसी सर्विस ले लो, भाई सर्विस उससे लो जिसका आपने नाम सुना हो, जिसको आपको पता हो, कोई दूसरा व्यक्ति उसे यूज कर रहा हो, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता हो कि इनकी सिक्योरिटी अच्छी है या फिर नहीं है ना। तो हमेशा अमेजोन, यानी कि अमेजोन वेब सर्वर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एजोर हो गया, ऐसी भरोसेमंद कंपनियों से सेवाएं ले जो डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के जो हाई स्टैंडर्ड है उनको यहां पर वो मेजर करके चलती हैं। क्लाउड प्रोवाइडर की प्राइवेसी पॉलिसीज को ध्यान से पढ़ें कि वो अपना डेटा कैसे इस्तेमाल करेंगे। सारी जो पॉलिसीज हैं वो वहां पर मेंशन होंगी, सब चीज को आप अच्छे से पढ़िएगा, देन तब वहां से सर्विस को अनेबल करिए। अब यहां पर देख लिया हमने सिक्योरिटी, अब यहां पर देखेंगे प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी इशू यहां पर हमें कौन कौन से मिल सकते हैं? प्राइवेसी इशू का मतलब क्या है कि यूजर कोई भी पर्सनल डेटा या फिर कोई भी उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बिना किसी उसकी अनुमति के किसी के पास शेयर या फिर उसको मॉनिटर नहीं किया जाना चाहिए। अगर जो मैंने डेटा क्लाउड पर स्टोर कर रखा है तो भाई पहले अगर उसको डेटा आपको किसी को शेयर करना है ना तो पहले मेरे से पूछो। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भाई शिवांग मेरा ना आपके पास, सपोज कीजिए कि मेरे पास आपका मोबाइल नंबर भी है और आपने कोर्स किया था, मेरे पास जीमेल आईडी भी है, तो मैं क्या कर देता हूँ आपकी मोबाइल आईडी और जीमेल का यूज करके ना मेटा ऐड लगा देता हूँ। आप कहेंगे सर मेटा ऐड आपने लगा दिया, और मैंने क्या कर दिया उसको भैया प्री पोर्ट ना करके मैंने पोस्ट पेड कर दिया, तो मैंने आपके हिसाब से सर्विस मैंने अनेबल कर दी, आपको पता ही नहीं है। अब बिल जो आएगा वो आपके पे आएगा, आपके सर मेरे से तो पूछा ही नहीं, मेरे से तो आपने पूछा ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कत है ना। जो भी मैंने डेटा अपने क्लाउड पर स्टोर कर रखा है, जिसको भी मैंने दे रखा है कि आप मेरे डेटा को मेंटेन, अगर आप इस डेटा को किसी को शेयर कर रहे हैं ना तो पहले मुझसे तो पूछ लें, मुझे तो बता दें आप इसे कहाँ यूज कर रहे हैं। ऐसे कोई आप अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं। कौन कौन से इशूज देखने को मिलेंगे? पहला, डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से बचाना। जब भी हम अपने डेटा को क्लाउड पर स्टोर कर रहे हैं तो क्लाउड प्रोवाइडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारा डेटा वहां पर स्टोर किया गया है उस डेटा को कोई भी अनऑथराइज पर्सन वहां पर एक्सेस ना कर पाए। क्लाउड सर्वर कई कंपनियां और यूजर के डेटा को एक साथ स्टोर करती हैं, अगर सुरक्षित कमजोर है तो अन्य यूजर या फिर हैकर आपके डेटा को वहां से एक्सेस कर सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? हमारे क्लाउड प्रोवाइडर। मिसयूज ऑफ डेटा, जैसे मैंने आपको बताया कई बार क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर खुद ही यूजर के डेटा को मॉनिटर या फिर एनालाइज कर सकते हैं। उसने सोचा कि देखो मैं एग्जांपल बताऊं, ऐसे आपको ज्यादा याद रहेगा, आप और आपका दोस्त, और जो आपका दोस्त है ना आप पर बहुत भरोसा करता है, बहुत ज्यादा भरोसा करता है भाई, जिसे कहते हैं ना अंधविश्वास, वो वाला आप पे करता है। उसने कहा कि भाई तुम मेरा एक काम कर सकते हो पंकज। कैसे? क्या भाई बता, तूने बोली बात, ये मेरी पेन ड्राइव है ना, इस पेन ड्राइव में मेरा कुछ खुद का पर्सनल डेटा है और मुझे पता है ये पेन ड्राइव अगर मैं अपने रूम पर रखूं तो मेरा रूममेट ऐसे किसी न किसी दिन लगा के देख ही लेंगे, और यार वो प्राइवेसी पता लग गई ना तो फिर दिक्कत आएगी यार, फिर बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, तो मेरी बात समझा कर। तो उसने कहा चल कोई बात नहीं यार, तू दे दे, मैं एडजस्ट कर लूंगा। उसने भैया 2 दिन रखी मजे में, 10 दिन रखी, उसे 11वें दिन लगा कि ऐसा पंकज का कौन सा डेटा था इसमें जो कह रहा था प्राइवेसी है, पर्सनल है, कौन सा पंकज मेरे पास आके देख रहा है। तुरंत लगाई पेन ड्राइव,
और देख लिया, ओहो भैया इसमें तो पंकज के पर्सनल पोस्ट कुछ रखे हैं भाई। ओहो, मनी की ट्रांजेक्शन भी रखी है भैया, किसे पैसा कितना बात हमें नहीं बता रखा, सब पता है इसमें। अच्छा पैसा किस पे कितना है, इसके अकाउंट पे कितना है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो कर दिया ना लीक। आपने तो सोचा कि सिक्योरिटी वाला आदमी है, भरोसेमंद आदमी है, आपने डेटा स्टोर कर दिया। भैया उसने अपने डेटा, आपके डेटा खुद ही एनालिसिस कर लिया। अगर ऐसा हुआ तो ये क्या हमारे लिए प्राइवेसी का क्या है यहाँ पर इशू देखने के लिए मिलता है। कई बार क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर खुद यूजर के डेटा को मॉनिटर या फिर एनालिसिस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप किसी वेबसाइट पर कुछ सर्च करते हैं तो बाद में आपको उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर विज्ञापन मिल जाते हैं, है ना। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट। क्लियर होगी बात, समझ में अच्छे समझ में आया होगा एग्जाम्पल से, है ना। यहाँ पर देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूजर के डेटा को एनालिसिस करके यहाँ पर मार्केटिंग कंपनियों को भेज देते हैं। जैसे मैं करने लगूं कि भाई मेरा रोज का क्या काम है, जो मेरा इंस्टाग्राम वाला चल रहा है ना, मैं वहां पर देखता हूँ मोनली हैकिंग वाली वीडियो देखता हूँ, मैं रोज देखता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम ने क्या किया, मेरे को एनालिसिस किया कि इसका टेस्ट क्या है। उसे पता लगा इसका टेस्ट क्या है, कि इसका जो टेस्ट है ना, मुझे पता लगा कि इसका हैकिंग की तरफ ज्यादा है। उसने मुझे हैकिंग से रिलेटेड क्या है, मेरे पास वहां पर कोर्स आने लगे। भाई मैंने किसी कोर्स को सर्च नहीं किया, कसम से भाई मैंने कभी नहीं किया, कभी कभी मैंने सर्च नहीं किया। लेकिन मेरा डेटा क्या उन्होंने बेच दिया। उन्हें कहा पता कि इस काम, इस व्यक्ति को ना इस काम का ज्यादा शौक है, इससे रिलेटेड भैया मेरे पे ऐड भी आ रहे हैं। कभी मैं बड़ा परेशान हूँ यार, ये ऐड क्यों आ रहे हैं, मैं तो किसी की वीडियो देखना है, मुझे ऐड दिखा रहा है। मन मेरा कितने दिन कर लिया था, हम परचेज कर लो, मैं कहता हूँ काय को खुद दिन वैसे सीख लेंगे फ्री में, क्या दिक्कत है, बंद करो। तो वहां पर क्या है, मेरे डेटा को वहां पर वो बेचा जा रहा है ना। क्लियर। डेटा लॉस या फिर डेटा ब्रांचेस, यानी कि डेटा को हैक होने का और डेटा को चोरी होने का खतरा यहाँ पर हमें बनाया था। जैसे सन 2020 में कई बड़ी कंपनी जैसे जूम, ट्विटर के डेटा को लीक होने की घटना आपके सामने आई थी, जिन्हें लाखों यूजर का प्राइवेट डेटा क्या यहाँ पर खतरे में आ गया था। डेटा लोकेशन लीगल इशू, भाई हमें नहीं पता होता, डेटा में स्टोर तो कर देते, हमें नहीं पता कि डेटा हमारे किस देश के अंदर, क्लाउड डेटा किस एक देश के अंदर नहीं बल्कि अलग अलग देशों के सर्वर पर स्टोर होता है। कई बार कंपनियों को यह नहीं पता होता कि उनका डेटा कौन से देश में स्टोर किया गया है, और वह डेटा प्राइवेसी का वहां पर कौन सा रूल वहां पर अप्लाई हो रहा है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। क्लियर। मल्टी टेंडेंसी प्रॉब्लम, यानी क्लाउड कंपनी में एक ही सर्वर पर कई कंपनी या फिर व्यक्ति का डेटा स्टोर किया जाता है। अगर सुरक्षा में वहां पर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो हर एक यूजर का डेटा वहां पर गलत दूसरे हाथों वहां पर जा सकता है। ये इशू यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, है ना। आई होप आपको चैप्टर नंबर 5 के जितने भी टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो बेटा पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 को करते हैं स्टार्ट। बेटा शिवांग ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है, यानी कि वो अपने पर्सनल डेटा आपको देख रहे हैं, आपका टेस्ट देख रहे हैं और आपके टेस्ट के हिसाब से आपको वहां पर दे रहे हैं। सबको क्लियर है भाई चैप्टर, सब कर लेंगे। अच्छा चैप्टर नंबर 6 का मैं सिलेबस लगाना गया भाई भूल, है ना। तो इसके टॉपिक्स वाइज चलते हुए यहां से पढ़ते हुए चलेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है स्टोरेज एज अ सर्विस। जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, यानी कि क्या है, स्टोरेज एज अ सर्विस। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, क्लाउड से सर्विस तो ले रहे हैं, लेकिन कौन सी ले रही है, स्टोरेज एज सर्विस। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर यदि हमें कोई भी स्टोरेज हमने अवेलेबल कर ली, तो वहां पर हम किसी भी फोटो या फिर ऑडियो या फिर वीडियो, है ना, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को यदि हम वहां पर अपलोड करना चाहें, यानी कि स्टोर करना चाहें, तो वहां पर उसे आसानी से कर सकते हैं। देखो स्टोरेज एरिया, स्टोरेज एज ए सर्विस एक क्लाउड सेवा जिसमें यूजर अपने कोई भी डेटा, कोई भी आपके पास डेटा हो, कोई भी फाइल्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो, इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड पे कर सकते हैं, आप वहां पर बेटा स्टोर कर सकते हैं।
है ना। अब देखिएगा हाउ डज स्टोरेज एज अ सर्विस वर्क। पहला काम क्या है, पहला काम क्या है कि देखो, पहला तो हमें क्या करना होता है, पहले प्रोवाइडर को आइडेंटिफाई करना होता है, किससे हमें क्या करना है, सर्विस को हमें यहां पर लेना है। क्या पूछ रहे हैं परवीन? ये सबसे छोटा चैप्टर है। सेवंथ कैसा है बेटा? सेवंथ पढ़ेंगे, सेवंथ के बारे में बताएंगे, ज्यादा हार्ड चैप्टर। अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा हो ना समझ में आ रहा हो तो आप मेरे से पूछो, है ना। चलो, अब देखो, सबसे पहला मैंने आपसे क्या कहा कि पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपने सर्विस एक्चुअली में ले किससे रखी है। आपने कहा कि सर मैंने AWS से ले रखी है, तो ठीक है, आपकी सर्विस अनेबल है। तो सबसे पहला काम करेंगे भाई, आप पहले उस डॉक्यूमेंट या फिर डेटा या फिर इमेज या फिर उस ऑडियो को देखेंगे जिसे आपको करना है, अपलोड करना है। यानी कि पहला काम क्या, डेटा को अपलोड करना। यूजर इंटरनेट के माध्यम से अपने डेटा को क्लाउड सर्वर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। अब ये डेटा जो है छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, चंक्स में विभाजित होकर वहां पर स्टोर किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, डेटा को हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा होता है उसे एक सर्वर पर नहीं, एक से ज्यादा सर्वर पर स्टोर किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं सर? मान लीजिए उन्होंने एक सर्वर बनाया, मैं आपसे कहूं कि मैंने एक सर्वर बना रखा था अपने रूम के अंदर, और मुझे पता लगा कि भाई अगर डेटा मेरे पास ज्यादा है या फिर इसके ऊपर सर्वर के ऊपर लोड बढ़ जाए तो ये कभी क्रैश भी हो सकता है। तो मैंने जो यहाँ पर डेटा है इसके सेम कॉपी दूसरे सर्वर पे मैंने रख रखी है। उसका क्या फायदा हुआ, अगर ये क्रैश हुआ तो ये मेरा बचा लेगा, ये क्रैश हुआ तो ये मेरा बचा लेगा। तो यहां पर क्या है, मैंने हर एक डेटा क्या डुप्लीकेट सर्वर पर मैंने क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। जिससे जिससे क्या फायदा है कि अगर किसी भी कारण से मेरा डेटा लॉस हो जाए तो वहां पर मैं डेटा फिर से एक्सेस कर सकता हूं। अब एक्सेसिंग डेटा, उपयोगी सॉरी उपयोगकर्ता कभी भी कहीं से भी इंटरनेट का उपयोग करके डेटा को एक्सेस कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले आपने अपना गूगल ड्राइव ओपन किया और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना था वो डॉक्यूमेंट आपने इंटरनेट का यूज करके गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया, क्लियर हो गया। एंड देन इसके बाद आपका मन हुआ कि सर मैंने एक हफ्ते बाद मेरा मन हुआ कि मुझे डेटा एक्सेस करना है और मैं उसे एक्सेस करना चाहता हूं सर, उसमें मेरे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट मुझे अभी सबमिट करने हैं। तो क्या उन्हें एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है तो आप अपने डेटा को कहीं से भी कर सकते हैं बेटा, आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। कैसे उसको एक्सेस करना है, डेटा को एक्सेस करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड। भाई अगर आपके पास अपना फोन नहीं है, किसी दूसरे का फोन यूज कर रहे हैं, तो भाई आप अपना जो डेटा अपलोड किया तभी तो आप उसे एक्सेस कर पाएंगे ना, जब आपके पास क्या हो, जीमेल आईडी हो और उसका पासवर्ड बताओ। या फिर इसके अलावा क्या है, जो आपको एपीआई कीज दे रखी हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी, तब आप वहां से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कई सेवाएं ऑफलाइन यहां पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये पहला अपलोड करना और दूसरा एक्सेस कराना, दो हो गया। तीसरा सिक्योरिटी एंड बैकअप, जैसे कि मैंने आपको बताया सिक्योरिटी के लिए क्या कीजिए, जो भी डेटा है उसे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर कीजिए, जिसे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन यदि एक्सेस भी कर ले तो उसे वहां पर उसका यूज ना कर पाए, है ना। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सीएसपी ऑटोमेशन बैकअप लेते हैं, जिससे डेटा लॉस होने की संभावना हमारे पास काफी ज्यादा हट जाती है। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्टोरेज, तो किस किस तरीके से हम ले सकते हैं। आप में सर ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर कर सकते हैं, फाइल के रूप में स्टोर कर सकते हैं, ब्लॉक के रूप में स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं। इसमें से फर्स्ट क्या है, ब्लॉक। ब्लॉक जैसे कि नाम से इंडिकेट होता है कि जो भी हमारे पास कंप्लीट डेटा होगा उस कंप्लीट डेटा क्या बना देंगे, हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देंगे और हर एक ब्लॉक को हम क्या कर देंगे, फिर हम क्लाउड पर जाकर स्टोर कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। इसमें डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। हर ब्लॉक को क्या है, एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी, है ना, जिससे डेटा को तेजी से एक्सेस किया जा सके। भाई परफॉर्मेंस और तेज स्पीड प्रदान करता है, इसलिए इसे डेटाबेस और हाई स्पीड एप्लीकेशन में क्या है, मोस्टली इसका यूज किया जाता है। दूसरा अगर मैं आपसे कहूं, दूसरा फिर से आ गया ब्लॉक, भाई आजकल तो कॉपियां बड़ी चल रही है ना। चलो सेकंड क्या हमारे पास, ये फाइल। देखो यहां पर क्या करेंगे, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, आप अपने लैपटॉप में क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है भैया, आपके पास 6 सेमेस्टर का मटेरियल है। आपने क्या किया, पहले 6 सेमेस्टर के नाम से एक फोल्डर बनाया, क्लियर हो गया। 6 सेमेस्टर के नाम से क्या बना दिया, आपने फोल्डर बना दिया। उस फोल्डर के अंदर आपने सारे सब्जेक्ट लिख दिए, क्लाउड लिख दिया, डीएसएमएल लिख दिया, डॉटनेट लिख दिया, एडवांस जावा लिख दिया, है ना, और डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन लिख दिया। आप पर आपने हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फोल्डर बना दिया और उनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट था वहां पर आपने अपलोड कर दिया। हम ऐसी तो अपने डेस्कटॉप में फाइल्स के रूप में डेटा को स्टोर करते हैं, सेम कंसेप्ट है।
इसमें डेटा को फोल्डर और फाइल के रूप में स्टोर किया जाएगा, जैसे हम अपने कंप्यूटर में होता है। यह नेटवर्क पर शेयर किया जाएगा, जिसे कई लोग एक साथ डेटा का उपयोग कर सकते हैं। इसे ऑर्गेनाइजेशन या फिर टीम के लिए एक अच्छा, जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, सेम मैंने जीमेल आईडी दे रखी, आपको दे दिया, आपको दे दिया, आपको दे दिया, जो भी डेटा है वहां से उसको वहां पर आकर आप देख सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट यानी कि यहां पर क्या करेंगे, जो कंप्लीट डेटा होगा उसे एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर क्या करना है बेटा, हमें स्टोर करना है। इसमें डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाएगा, जिससे डेटा का मेटा डेटा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जो पर्टिकुलर कोई फाइल है, उसका जो डेटा, उस पर्टिकुलर फाइल का साइज कितना है, टाइप क्या है, कहां स्टोर है, वो सारा डेटा हमने वहां पर स्टोर कर रखा है। यानी कि डेटा अबाउट डेटा क्या बोलाता है, हमारा बैना डेटा कहलाता है। ऑब्जेक्ट स्टोर डेटा को रेप्लिकेट करता है, जिससे डेटा को लॉस होने का खतरा यहां पर हमारा बढ़ जाता है। रेप्लिका मतलब उसकी रिपीटेशन। Amazon S3, गूगल क्लाउड स्टोरेज मेनली इसका यूज करते हैं। फायदे क्या है, पहला कॉस्ट बढ़ जाती है कि भैया अगर हमने ले रखा है स्टोरेज एज सर्विस, तो क्या हमें वहां पर कोई भी फिजिकल स्टोरेज डिवाइस खरीदने की आवश्यकता होती है, आपके सर बिल्कुल भी नहीं। तो स्टोरेज के लिए कोई भी महंगे सर्वर या फिर हाई ड्राइव, जो हार्ड ड्राइव खरीदने की हमें यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लो मेंटेनेंस है, आपने कोई सर्विस अनेबल करा रखी है तो केवल आपको वहां पर डेटा अपलोड करना है, जो भी डेटा को आपको एक्सेस करना है आपको एक्सेस कर सकते हैं। मेंटेनेंस की काम किसका है, आपके क्लाउड प्रोवाइडर का। सर्वर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस की आपको यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिससे खर्चा क्या है आपको यहाँ पर कम हो जाएगा। पे एस यू गो, जितना आप वहां पर उस स्टोरेज या फिर सर्वर आप वहां पर यूज कर रहे होंगे उतना ही केवल आपको पेमेंट करना, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। क्लियर, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। सही बात है कि अगर हमने डेटा अपना क्लाउड पर स्टोर कर रखा है, तो अगर मैंने सपोज करो अपने घर से डेटा अपलोड किया, मैं अपने कॉलेज में वहां एक्सेस कर सकता हूं। दिल्ली, मुंबई, आगरा, जहां पर भी मैं जाऊं, बस मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तो मैं अपने डेटा को वहां से एक्सेस कर सकता हूं। इंटरनेट कनेक्शन के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्क के लिए बेहतर ऑप्शन है। मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट से भी इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। स्केलेबिलिटी, अगर आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है तो आप बढ़ा सकते हैं, आपको कम स्टोरेज की जरूरत है आप वहां पर घटा सकते हैं। अगर ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है तो बिना किसी हार्डवेयर अपग्रेडेशन के आप उसको बढ़ा सकते हैं। कम स्टोरेज की जरूरत है तो वहां पर उससे घटाया भी जा सकता है। सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं वर्बली, वही पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है। ऑटोमेटिक बैकअप, ऐसा नहीं है कि क्लाउड पर आपको खुद बताना कि बैकअप नहीं भैया, वो वहां पर एक सर्वर का डेटा किसी दूसरे सर्वर पर बैकअप के रूप में स्टोर रखता है कि यदि ये पर्टिकुलर सर्वर क्या हो जाए, बेकार हो जाए, तो यहां से डेटा को मैं यूजर को दे सकूं। क्लाउड स्टोरेज सेवाएं डेटा को ऑटोमेटिक बैकअप लेती हैं, जिससे डेटा लॉस होने का खतरा हमारे यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। कैसे, ये डेटा को पहले इंक्रिप्शन यानी कि डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में स्टोर करना जिसे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके, एंड देन यदि एक्सेस भी कर लिया तो उसको वहां पर उसको डिकोड ना कर सके। डिजास्टर रिकवरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी डेटा था हमने सर्वर पे स्टोर कर रखा था, कोई भी डिजास्टर आया है ना, कि भैया बाढ़ आ गई या फिर तूफान आ गया, जिस कारण से जो भी डेटा था वहां पर हमारा लॉस हो गया, तो ये सारे इंक्रिप्शन मेथड हमें वहां पर पहले से अप्लाई करके देता है। देखो, अगर लोकल सिस्टम क्रैश हो जाए तो जो भी क्लाउड पर डेटा है उसे वहां से रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास क्या पहले से ही बैकअप है। चैलेंजेस कौन से होंगे स्टोरेज सर्विस में, तो कुछ चैलेंजेस के बारे में समझ लेते हैं। पहला, डेटा की सिक्योरिटी। भैया जब भी डेटा की सिक्योरिटी की बात आए ना, तो एक बात समझ लेना कि डेटा की चोरी, है ना, डेटा की चोरी, साइबर क्राइम या फिर किसी भी अनऑथराइज पर्सन से यहां पर हमें डेटा के डर लगा रहता है कि कोई हमारा डेटा वहां पर चुरा ना ले, कोई भी उसका मिसयूज ना कर ले। क्लाउड में डेटा स्टोर करने से हैकिंग और साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाता है। डेटा चोरी या फिर अनऑथराइज एक्सेस का यहां पर डर हमें हमेशा बना हुआ रहता है। दूसरा चैलेंजेस क्या है, नेटवर्क डिपेंडेंसी। अगर आपके पास नेटवर्क स्पीड अच्छी है, अगर आपके पास नेटवर्क स्पीड अच्छी है, तो जो भी डेटा आप वहां पर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसे काफी स्पीडली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है, तो बेटा आप वहां से डेटा को जल्दी से एक्सेस नहीं कर सकते। देखो, क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करने के लिए इंटरनेट जरूरी है। अगर इंटरनेट स्लो या फिर डाउन हो जाए तो डेटा को एक्सेस करना यहां पर हमारे लिए थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट हो जाता है। डेटा प्राइवेसी इशू, डेटा थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर पर स्टोर होगा, जिससे डेटा की प्राइवेसी इशू हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि भैया हम तो केवल क्या कर रहे हैं, डेटा को वहां पर जाकर अपलोड कर रहे हैं, या फिर जो अपलोडेड डेटा है हम उसे वहां पर रिट्राइव कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में थर्ड पार्टी है, हमने डेटा उसे दे रखा है, उसी का काम है कि वो डेटा को कहाँ स्टोर कर रहा है, उसी को सारी चीजें पता है। तो हमारे पास क्या है, बहुत कम कंट्रोल होता है, जिससे हमें यहाँ से प्राइवेसी का इशू हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कुछ देश में डेटा स्टोरेज से जुड़ी
कानूनी नियम, कोई भी लीगल कंप्लायंसेस अलग अलग होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है, जैसे मैंने आपको अमेरिका वाला एग्जाम्पल बताया था। क्लियर। एंड इसके अलावा कॉस्ट का इशू, कभी कभी ऐसे होता है कि मैं आपसे कहूं कि आपको पता नहीं चला, आपने सोचा कि एक्चुअल में अगर मैं 2 TB स्टोरेज यूज कर रहा हूं ना, तो आपको लगा कि आपको इसको केवल 1 से 2 महीने तक यूज करना था, और इसके बाद आपको लगा कि मेरा जो गिर जाएगा, लेकिन आपने भैया इसको कंटिन्यू आपने 4 साल 5 साल तक आपने यूज कर लिया। बेटा इससे ज्यादा की तो आपने हार्ड ड्राइव आप खरीद लेते, उससे आपका पैसा बच जाता। तो अगर हम क्लाउड की सर्विस को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं तो वो क्या हमारे लिए एक्सपेंसिव हो सकता है ना। स्टोरेज, जैसे स्टोरेज जरूरत के हिसाब से बढ़ती रहती है, जिससे लॉन्ग टर्म कॉस्ट आपकी यहां पर क्या इंक्रीज हो जाती है। डेटा ट्रांसफर और बैकअप के लिए यहां पर आपको अलग से चार्ज देने पड़ते हैं। क्लियर। डेटा रिकवरी इशू, अगर क्लाउड सर्वर में कोई टेक्निकल समस्या आ जाए तो वहां पर डेटा लॉस हो सकता है। भैया जो उनके सर्वर थे उनमें कोई क्राइसिस आया या फिर कोई इशू और हो गया, है ना, तो वहां पर क्या है, डेटा वहां पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बैकअप सिस्टम सही से काम ना करे तो डेटा रिकवरी करने में यहां पर हमारे पास डिफिकल्टी मिलती है। परफॉर्मेंस इशू मिल सकता है, कैसे, अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी तो यहां पर हम अपने जो भी डेटा है उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, अगर स्पीड कम तो वहां पर हमें डेटा एक्सेस करने में दिक्कत आएगी। वेंडर लॉक-इन, वेंडर लॉक-इन की आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी आपका डेटा है और आपने सोचा कि ये प्रोवाइडर मेरे लिए अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन तो आपकी बातचीत अच्छी रही और आपको सर्विस भी अच्छी मिलती रही, कुछ दिन बाद क्या है, आपको वहां पर सर्विस अच्छी नहीं मिला तो आपने कहा कि अब मुझे चेंज करना है। तो उन्होंने कुछ पॉलिसी बता रखी थी कि भाई जो आपके कस्टमर का डेटा वो हम वहां पर आपको बैकअप करके नहीं देंगे। तो यहां पर क्या है, वेंडर लॉक-इन मुझे यहां पर समस्या मिली। कैसे कि एक बार अगर किसी क्लाउड प्रोवाइडर जैसे AWS, गूगल क्लाउड या फिर एजोर को आपने सेलेक्ट कर लिया तो बाद में दूसरे प्रोवाइडर पर स्विच करने में आपको यहां पर डिफिकल्ट देखने के लिए मिलती है। अब लास्ट टॉपिक, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक से बेटा, इस टॉपिक को आप पढ़ के जाएंगे अच्छे से, और मुझे लगता है कि ये टॉपिक जैसे पिछली बार आपसे पूछा गया था इस बार भी इस टॉपिक के पूछे जाने के चांसेस क्या है बेटा, ज्यादा है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैन। सैन का मतलब क्या है भैया, सैन का मतलब क्या है आपका, ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क कैसे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, यहां पर मैं कह रहा हूं प्रॉपर तरीके से आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड ड्राइव, एसएसडी टैप ड्राइव को एक साथ जोड़ता है और सर्वर को तेज और सुरक्षित डेटा एक्सेस प्रदान कराता है। यह मुख्य रूप से डेटा सेंटर और बड़े एंटरप्राइज सिस्टम के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया था। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं आपको कुछ एक डायग्राम के थ्रू में समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर कुछ सर्वर, तो मैं कुछ सर्वर बना देता हूँ बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर 3 सर्वर बना दिए, एक, चलो 2 ही मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 3 नहीं बनाता, 2 बना देता हूँ जिससे साफ साफ यहाँ पर मेरे बन जाए। तो भाई तुम भी जरा थोड़े से सही हो जाओ, तुम भी बड़े से हो जाओ, जब 2 ही बनने हैं तो। लो सर, ये मैंने 2 यहाँ पर बना दिया। अब एक्चुअल में मेरी बात भी यहाँ पर समझ लेना, अच्छे समझ लेना बेटा, और जिस तरीके डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको डायग्राम आपको ये बनाकर आना है ना। तो भाई इसकी कॉपी नीचे, इसी कॉपी नीचे, ये भाई, ये मैंने क्या बना दिया भाई, ये क्या बना दिया, चलो ये हो गया। एंड चलो इसकी कॉपी ले आओ नीचे, है ना, यहाँ पर एक और बना दिया। लो सर, मैंने बना दिया भाई साहब 2 सर्वर, एक सर्वर ये बना दिया, एक सर्वर मैंने ये बना दिया। एक्चुअल में क्या है, मेरे पास जो स्टोरेज है ना वो मेरे पास एक साथ ना होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों सर्वर, कि अगर मैं आपसे कहूं तो ये दोनों सर्वर है, मैंने यहां पर कर रखा है एक स्विच एस, अरे भाई क्या बन रहा है, क्या बनना है, SWIECH, मैंने यहां पर लगा रखा है कि स्विच। स्विच के थ्रू क्या कर रखे हैं मैंने, एक ये क्या है भैया, स्विच क्या है मेरे पास, ये नेटवर्किंग डिवाइस, एंड इस डिवाइस के थ्रू मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास जो सर्वर है, मेरे पास जो सर्वर है इनको मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो कुछ मैंने एक यहाँ पर इस तरीके से दिखाया कॉन्फ़िगरेशन, है ना, और इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया ऐसे, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर लेके आया और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या, इन दोनों सर्वर को यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया। मेरे पास स्टोरेज भी है, मेरे पास क्या स्टोरेज भी है, देखो स्टोरेज की अगर मैं आपसे बात कहूँ बेटा, देखो मेरे पास कोई स्टोरेज भी, गरीब आदमी है, थोड़ी बहुत है ना। तो जैसे मैं आपसे कहूँ, देखो एक स्टोरेज मेरे पास ये मैंने बना दिया,
है ना। जैसे मैंने आपसे कहा ये मेरे पास कितना है, ये 500 टीबी है ना। अब क्या करेंगे भाई, इसका यहाँ पर बनाता हूँ ये टप्पा एंड देन कॉपी। आ जाओ भाई नीचे, है ना। एक और बनाओ, ये बन गया है इसका यहाँ नीचे। तो मेरे पास ये 500 टीबी के मेरे पास क्या थे, तीन मेरे पास स्टोरेज थे। लेकिन ये जो सर्वर है, ये जो सर्वर है ये कहता है भाई मुझे 500 में काम नहीं चलने का। ये कहता है मेरा 500 में काम नहीं चलने का, मुझे कम से कम 700 टीबी चाहिए। 700 टीबी चाहिए। इसने कहा 7, भाई 700 तो है ही नहीं। अगर मैं इसे एक्सेस करा दूं तब भी नहीं हो रहा, इसे एक्सेस करा दूं तब भी नहीं होता। तो मैं क्या करता हूं, इन सब स्टोरेज डिवाइस को एक साथ कंबाइन कर दिया। क्या किया मैंने, इन सबको एक साथ कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने के बाद इस डिवाइस में डाल दिया। अब जैसे इस पर आया, इसने कहा मुझे 700 चाहिए, भाई ले लो तुम, मिल सकती है। देखो अब कितनी टोटल मेरे पास बैटरी है, 1500। कितनी बड़ी टोटल, 1500 टी बैटरी है। तो जिसको जितना यूज करना होगा वो वहां से कर सकता है, यूज कर सकता है ना। तो यही क्या बेटा आपके पास, यही क्या है मेरे पास, ये सेन। जहां पर हमने क्या किया, जो भी मेरे पास क्या थी, स्टोरेज डिवाइस थी, उन सभी स्टोरेज को एक साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर हम एक लार्ज स्टोरेज एरिया यहाँ पर हम बेटा बना लेते हैं। अब डेफिनेशन समझो, अब डेफिनेशन समझो। देखो स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड ड्राइव, एसएसडी, ट्रैप ड्राइव को एक साथ जोड़ता है और सर्वर को तेज यानी कि स्पीड और सुरक्षित डेटा एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है। ये देखो यहाँ पर है ना, ये देखो यहाँ पर वाला वर्ड है ना, याद रहेगा बेटा। चलो इसे कंपोनेंट में आपको बताऊं, अगर कंपोनेंट देखो ये रहे कंपोनेंट। पहला स्टोरेज डिवाइस, पहला क्या होगा आपके पास, स्टोरेज डिवाइस क्या हो सकते हैं भाई, हो सकता है आपके पास हार्ड ड्राइव हो सकता है आपके पास एसएसडी हो, या फिर आपके पास टेप ड्राइव हो, क्योंकि इन सभी डिवाइस को आप वहां पर यूज कर सकते हैं। फाइबर चैनल यानी कि फाइबर चैनल एफसी या फिर आईसीएसआई, ये क्या मेरे पास है चैनल, जिनके थ्रू मैं क्या करूंगा, इसको मैं आपस में कनेक्ट करूंगा एंड डेटा के वहां पर शेयर करूंगा, है ना। तो एसएन नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करने के लिए फाइबर चैनल या फिर आपका इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का उपयोग किया जाएगा, है ना। होस्ट बस अडेप्टर, अच्छा अडेप्टर के लिए कह रहे हैं ना, हाँ बेटा अडेप्टर का भी यूज करते हैं, स्विच भी लगा सकते हैं, अडेप्टर भी लगा सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन भी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर मैंने अडेप्टर के थ्रू बताया था और ज्यादा डिटेल में बन सकते, है ना। तो बेटा जब वन शॉट चलती है तो थोड़ा सा कंटेंट छोटा करना पड़ता है। सेम टॉपिक से काम ऐसे ही करेगा, डायग्राम वगैरह आप कहीं भी देखें सेम मिलेगा आपको। होस्ट बस अडेप्टर यह सर्वर को स्टोरेज डिवाइस से जोड़ने में क्या करता है आपके यहाँ पर, ये सहायता आपको ये प्रोवाइड करता है। क्लियर है। अब देखो जो दूसरा फाइबर चैनल है जिसे हम सैन बोलते हैं, इसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज करके हम यहाँ पर हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफर करते हैं, है ना। और जो आईसीआई सैन है इसमें एथरनेट केबल का यूज करके, यानी कि यहाँ पर तो एथरनेट यानी कि जो आपके पास भी पर्सनल डेटा केबल होती है ना, जैसे आपने सुना होगा आपके लैपटॉप के साइड में दिया था एथरनेट केबल का ऑप्शन, इसमें एथरनेट नेटवर्क का उपयोग किया था जिससे सैन को कम लागत में बनाया जा सकता है। इसके एडवांटेज भी याद रखेंगे आप। पहला एडवांटेज हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, सामान्य स्टोरेज की तुलना में एसएन डेटा को काफी स्पीड से करता है, ट्रांसफर करता है। क्लियर। दूसरा डेटा सिक्योरिटी एंड बैकअप, सैन में डेटा को सुरक्षित रखने और बैकअप करने के लिए यहां पर हमें बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। स्केलेबिलिटी, आपके पास ज्यादा छोटी छोटी स्टोरेज डिवाइस है, आप उनको कंबाइन कर सकते हैं, कम करना आप उसको कम भी कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए सैन को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। मैंने 1500 था, मुझे पता लगा रिक्वायरमेंट 500 जीबी और चाहिए, 2000 चाहिए, मैंने 500 जीबी वहां से उसे आसानी से एक्सटेंड कर सकता हूं। क्लियर। दूसरा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, सैन को पूरे स्टोरेज नेटवर्क को एक ही जगह क्या एक्चुअल में कंट्रोल किया जाता है। क्लियर। तो बेटा ये जितना भी टॉपिक्स थे ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए, ये बसता है आपका लास्ट चैप्टर। अब बताओ इस चैप्टर में आपको कोई डाउट तो नहीं है, इस चैप्टर में आपको कोई डाउट, जिसको डाउट है बेटा वो पूछो। अगर किसी को डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो फिर हम लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये चैप्टर हमारा कितनी देर में खत्म होगा। मेरे हिसाब से तो 11 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, 11 बजे तक खत्म। बाकी सब बताएंगे भाई, शिवांग ने तो बता दिया। बाकी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट तो नहीं बेटा, अगर डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
शिवांग जल्दी जल्दी करते हैं, फिर आप कहेंगे सर टॉपिक थोड़ा सा कम समझ में आया। तो मैं, बाकी बच्चे फीडबैक नहीं देते ना, बस थोड़ा सा लगता है कि अगर मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने लगा और फिर बच्चा कोई कहे सर मुझे 5th में ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, 6th में ये वाला नहीं आया, फिर यहाँ पर इशू आता है थोड़ा सा। भाई जितने स्टूडेंट क्लास में होते हैं एटलीस्ट कम से कम वो तो बता सकते हैं ना कि सर क्लियर है, अब चलते हैं आगे, या फिर ये वाला टॉपिक सर एक बार दोबारा बता दो। चलो भाई चलते हैं, चैप्टर नंबर करते हैं 7 को स्टार्ट। जहां पर कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स पहले वो समझ लो। देखो एक तो क्वेश्चन आ सकता है आपसे, मैं अगर आपसे कहूं तो टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, है ना। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है टाइप ऑफ शेड्यूलिंग से, और एक आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है शेड्यूलिंग फॉर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टास्क से, या फिर एक क्वेश्चन आपसे यहां से डिफरेंस से पूछा जाता है स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो 3 टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, कौन कौन से सर, स्टैटिक और वर्सेस डायनेमिक शेड्यूलिंग में अंतर। दूसरा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टास्क क्या होते हैं शेड्यूलिंग में, और कितने टाइप के हमारे पास शेड्यूलिंग है, ये हम टॉपिक्स यहां पर कवर करेंगे और यही क्या है इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो आ जाओ। सबसे पहला शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है। शेड्यूलिंग आप कहेंगे सर ये तो हमने टॉपिक कुछ इस तरीके से पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जहां पर क्या है मेरे पास मल्टीपल प्रोसेस है, जहां पर क्या है मेरे पास मल्टीपल प्रोसेस है, और सभी कहते हैं कि एक्चुअली मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो सबको हम एक बार में सीपीयू एलोकेट तो नहीं कर सकते ना, आप हाँ सर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते थे, वहां पर सीपीयू शेड्यूलिंग यूज करते थे, वहां पर इससे डिसाइड किया जाता शेड्यूलिंग से कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू को एलोकेट किया जाएगा उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो सेम प्रोसीजर यहां पर अप्लाई किया गया कि अगर मेरे पास क्या है डिफरेंट रिसोर्सेस हैं, मेरे पास क्या है डिफरेंट रिसोर्सेस हैं, और हर एक यूजर आके कहता है मुझे भी ये डिवाइस चाहिए, मुझे भी ये डिवाइस चाहिए, मुझे भी ये डिवाइस चाहिए, तो भैया किसको पहले मुझे वो रिसोर्स एलोकेट करनी है और कब तक करनी है, उसके हम किसके बेस पर करेंगे, यहां पर शेड्यूलिंग के बेस पे। समझिएगा, शेड्यूलिंग का मतलब सिस्टम के रिसोर्स को इस तरीके से मैनेजमेंट करना कि टास्क को काफी तेजी और कुशलता से पूरा किया जा सके। क्लाउड कंप्यूटिंग में शेड्यूलिंग का उपयोग सीपीयू, स्टोरेज, नेटवर्क और अन्य रिसोर्स को अलग अलग यूजर और एप्लीकेशन के बीच में वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। जैसे मेरे पास अलग अलग क्या है भैया, स्टोरेज है, नेटवर्क है, और मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास सारी की सारी चीजें हैं मैं कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं जिन्हें हर एक व्यक्ति को वहां पर मिल जाए, जितने उसको वहां पर चाहिए, किसी को वहां पर डिले ना। इसमें प्रॉब्लम्स क्या होंगी, पहला लोड बैलेंसिंग की समस्या, कभी कभी कुछ सर्वर पर तो बहुत ज्यादा लोड आ जाता है और कुछ सर्वर पर हमारे क्या है आइडल रह जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें सिस्टम की स्पीड धीमी हो जाती है और कुछ टास्क क्या है काफी लंबे समय तक वहां पर टर्मिनेट नहीं होते। लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, जैसे राउंड रोबिन, लीस्ट कनेक्शन और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ टेक्निक्स है जिनका हम वहां पर यूज करते हैं। हाई एनर्जी कंजप्शन प्रॉब्लम, जब क्लाउड पर सर्विस, मान लो एक सर्वर है भैया, एक को उस पर लोड ज्यादा डाल दिया और एक पर लोड कम है, तो जिस पर लोड ज्यादा होगा वो क्या करेगा, पावर कंजम्पशन भी ज्यादा करेगा। देखो मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आप क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल में आपने मोबाइल पकड़ा और भैया आपने देखा कि भैया मेरे मोबाइल में अब बैटरी बच रही है 20%। कितनी बच रही है, 20%। एक्चुअल में मेरे फोन में बची 20 रही है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, और मुझे इससे काम भी करना है। तो मैंने क्या किया, चार्जर लिया, प्लग में लगाया और साथ में इसमें लगा दिया, क्या चल रहा हूं, चार्जर भी हो रहा है, चार्ज भी हो रहा है ये, है ना, और मैं काम भी कर रहा हूं। तो आपने देखो कुछ समय बाद क्या आपका मोबाइल हीट करने लगता है, यानी क्या है इस पर वर्कलोड बढ़ गया भाई, ये चार्जिंग भी कर रहा है, सो इस पर लगातार आप इस पर कंटिन्यू काम भी कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बढ़ गया है, वर्कलोड बढ़ गया है। अगर वर्कलोड बढ़ा तो जब क्लाउड सर्वर पर अत्यधिक लोड चलते हैं, जो वे ज्यादातर बिजली का कंजप्शन करते हैं, जब उस पर लोड बढ़ेगा तो वहां पर पावर कंजप्शन क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। इससे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की लागत बढ़ जाएगी और ये हमारे जो एनवायरमेंट पे उस पर ही क्या पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट ये डालेंगे। एग्जाम्पल, अगर सभी वर्चुअल मशीन को फुल कैपेबिलिटी से चलती रही, भले ही उनकी जरूरत ना हो, तो बिजली की बर्बादी होगी। मैंने 5 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है और वो लगातार वर्किंग में है, लेकिन मैं 2 ही वर्चुअल मशीन यूज करता हूं, पावर कंजप्शन मेरी 3 भी कर रही हैं, तो ये क्या है मेरे लिए यहां पर एनर्जी क्या होगा, वेस्टेज होगा। दूसरा क्वालिटी ऑफ सर्विस की समस्या, क्लाउड में यूजर को फास्ट,
सुरक्षित और विश्वसनीय सर्विस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। अगर शेड्यूलिंग सही से ना की जाए, वहां पर लेटेंसी क्या है आपकी बढ़ जाए, परफॉर्मेंस क्या हो सकती है आप यहाँ पर डिक्रीज हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर किसी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स की क्लाउड शेड्यूलिंग सही से ना की जाए तो वीडियो रुक रुक कर चलती है या फिर बफरिंग करते हैं। आपने देखा भी होगा कभी कभी जब आप एप्लीकेशन पर क्लास लेते रहते हैं तो वहां पर थोड़ी सी बफरिंग रहती है। बफरिंग कैसे कि मान लीजिए कि मेरे यहाँ जो इंटरनेट कनेक्शन है कभी वो स्लो हो गया, तो आपको लगेगा मेरी जो वीडियो चल रही होगी ना लाइव तो है बेशक, लेकिन वहां पर सर्कल घूम रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, बफरिंग हो रही है वो, है ना। तो कुछ इस प्रॉब्लम्स को हमें वहां पर देखने के लिए मिलता है। रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम, हमारे पास रिसोर्स तो लिमिटेड है, लेकिन अगर हमने ठीक से शेड्यूल नहीं किया तो किसी को रिसोर्स मिल जाएगी, किसी को मिलेगी नहीं, किसी को ज्यादा मिल जाएगी, किसी को देखने के लिए मिलेगी, ये इशू भी देखने के लिए मिलेगा। जब क्लाउड में सीपीयू, रैम, स्टोरेज और नेटवर्क को सही से अलॉट नहीं किया जाए तो कुछ टास्क तो अधिक रिसोर्स ले लेंगे और कुछ को कम रिसोर्स वहां पर मिलेंगे। एग्जाम्पल, अगर एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सीपीयू और रैम अलॉट किया जाए तो वह धीमा चलेगा या फिर फेल भी वहां पर हो सकता है। नेक्स्ट वन, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। से इसका पता होगा कि डेटा सारा क्या थर्ड पार्टी पर स्टोर है, जिसे हैकिंग और डेटा चोरी का खतरा हमारे यहाँ पर बड़ा रहता है। तो इसलिए डेटा को इंक्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए कि कौन व्यक्ति डेटा यूज कर सकता है और कितने % डेटा को यहाँ पर यूज कर सकता है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आपको शेड्यूलिंग में देखने के लिए मिलती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, है ना। इसके अलावा चलते हैं अब आगे, चलते हैं आगे। तो मैं यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पेजेस है उसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलो, अब यहां पर शेड्यूलिंग वही देख लो, शेड्यूलिंग हमारा कैसे वर्क करेगा, कितने टाइप की शेड्यूलिंग होगी। यहां पर हम सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। कितने पेज है में टोटल हमारे पास 80 यानी कि 90 पेज है। और अभी हम कहां पर हैं, अभी हम कहां पर हैं, करीबन भैया अभी पढ़ने हमें 20 से कम से 30 पेज हमें पढ़ने हैं भैया अभी, है ना। अब चलिए बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी में इसको पढ़ते हैं, है ना। देखो, पहला शेड्यूलिंग तो मैंने आपको बता दिया, शेड्यूलिंग का मतलब क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग में शेड्यूलिंग का उपयोग रिसोर्स को प्रभावी ढंग से वितरित और मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। यह डिफरेंट वर्चुअल मशीन, डेटा सेंटर्स और सर्वर के बीच लोड बैलेंसिंग, परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन या फिर कॉस्ट रिडक्शन के लिए मेनली क्या है, यूज की जाती है। अब यहां पर फर्स्ट टॉपिक्स हमें यहां पर दिया गया था टास्क शेड्यूलिंग। टास्क शेड्यूलिंग होता क्या है इसे समझिए। टास्क शेड्यूलिंग जैसे नाम से ही इंडिकेट होता है, यहां पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट टास्क को शेड्यूल करेंगे, है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में टास्क शेड्यूलिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न टास्क यानी कि प्रोसेसेस तो क्लाउड रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, उनको प्रभावी रूप से क्या है यहाँ पर हमें वितरित करना होता है। यानी कि जब मल्टीपल यूजर आए और एक ही बार में कहें कि एक्चुअली मुझे स्टोरेज ही चाहिए, 5 यूजर थे, 5 ने कहा मुझे स्टोरेज चाहिए, तो भाई 5 को अगर मैं देखता हूं कि मैं उन्हें प्रॉपर तरीके से क्या कर सकूं, शेड्यूल कर सकूं, भाई ऐसा उनमें से 5 में से कोई ऐसा भी तो होगा जो पहले आया होगा, कोई ऐसा भी होगा सबसे लास्ट में आया होगा, तो मुझे किसी सर्विस देनी है, कितनी देनी है, वो सारी चीजें किसके बेस पे करेंगे हम यहाँ पर, शेड्यूलिंग। जब मल्टीपल यूजर क्लाउड पर एक साथ टास्क भेजे तो उन सभी टास्क को एग्जीक्यूट के लिए क्लाउड सर्वर या फिर वर्चुअल मशीन पर असाइन करना आवश्यक है। तो किसे करना है, कितने टाइम के लिए करना है, वो हम शेड्यूलिंग के बेस पे करते हैं। अब ये जो आपका टास्क है दो तरीके से, एक तो स्टैटिक शेड्यूलिंग और एक डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जहां पर हम किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने से पहले ये डिफाइन कर देंगे कि इस पर्टिकुलर टास्क को इतनी रिसोर्स हम क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। अगर एग्जीक्यूशन के दौरान वो कहता है कि मुझे यहां पर रिसोर्स इंक्रीज करनी है, देन वहां पर हम उसकी रिसोर्स को इंक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन डायनेमिक जैसे नाम से इंडिकेट होता है, यहां पर हम पहले से ही किसी भी रिसोर्स को फिक्स नहीं करते हैं। जब उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जितने उसे रिसोर्स चाहिए होगी उसे वहां पर अवेलेबल करा देंगे। तो ये होता है हमारा रन टाइम पर, कौन सा, डायनेमिक वाला। स्टैटिक वाला होता है हमारा कंपाइल टाइम पर। यही पॉइंट ध्यान रखिएगा। स्टैटिक इस प्रकार के शेड्यूलिंग में टास्क पहले से ही निर्धारित होते हैं। रिसोर्स का उपयोग इफिशिएंट तरीके से नहीं होता क्योंकि यह फ्यूचर चेंजेस को यहां पर कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि इस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ज्यादा रिसोर्स चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा, जितना आपको डिफाइन किया उतना ही। इससे लोड बैलेंसिंग और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी यहां पर कम हो जाती है। यह स्मॉल स्केलेबल क्लाउड सिस्टम के लिए उपयुक्त है। कैसे कैसे, जैसे आपका FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SCF शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट, है ना, प्रायोरिटी बेस्ड, तो यहां पर आप इनका एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं।
इसके अलावा दूसरा आता है हमारे पास डायनेमिक, जैसे नाम से इंडिकेट होता है। इसमें टास्क को एग्जीक्यूशन के दौरान यानी कि जब हम उसको रन करेंगे उस टाइम पर क्या किए हैं, रिसोर्स को यहाँ पर एलोकेट किया जाता है। यह क्लाउड सिस्टम की वर्तमान स्थिति के आधार पर टास्क को असाइन करता है कि उसकी करंट में सिचुएशन कैसी है, कितने रिसोर्स उसे अभी यहाँ पर एलोकेट किए जा सकते हैं, उसके बेस पे यहाँ पर रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है। यह लोड बैलेंसिंग, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन का एक बेहतर ऑप्शन है। लार्ज स्केल क्लाउड सिस्टम के लिए उपयोगी, वो स्मॉल के लिए और ये लार्ज सिस्टम के लिए। एग्जांपल जैसे राउंड रोबिन, इसके बाद मिनिमम शेड्यूलिंग और ये मैक्सिमम मिनिमम शेड्यूलिंग। मिनिमम में जो सबसे छोटे वाले को छोटे, फिर उस छोटे को ऐसे, फिर यहाँ मैक्सिमम पहले मैक्स फिर छोटा। ये भी यहां पर हो गया। इसके बाद चलते हैं हम यहां पर आ जाते हैं ये। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास है जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग क्या है भैया, जो फिर से वही प्रोसेस की बात कर रहा है। ये तो समझ में आ गया होगा ना। देखो क्लाउड में जॉब प्रोसेस को, यानी कोई भी एक प्रोसेस होगा उसे सीपीयू, स्टोरेज, मेमोरी जैसी रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए जॉब शेड्यूलिंग का यूज किया जाता है। कौन कौन सी है, पहला हो गया आपके पास बेस्ट एफर्ट शेड्यूलिंग, दूसरा क्वालिटी ऑफ सर्विस बेस्ड शेड्यूलिंग, तीसरा कॉस्ट बेस्ड। तीन तरीके से कर सकते हैं हम उसको, एक तो उसकी क्वालिटी के बेस पे, एक उसकी कॉस्ट के बेस पे, एक उसके एफर्ट के बेस पे। तीनों को हम यहां पर समझेंगे। देखो पहला क्या है हमारे पास, बेस्ट एफर्ट शेड्यूलिंग। इसमें यहां पर हम किसी को कोई भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे। जो व्यक्ति सबसे पहले आया होगा, रिसोर्स हम सबसे पहले उसे एलोकेट कर देंगे। जहां पर कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। आप कहें कि मुझे केवल काम एक सिस्टम के लिए करना है, ऐसे कहते हैं ना कि हमारे पास एक लाइन लगी हुई है और वहां पर एक पीछे से आदमी आता है दौड़ता हुआ, वो कहता है भाई बस मुझे दिल्ली का टिकट दिलवा दो। ऐसा कोई मैटर नहीं है, हमें 1 घंटे से लाइन में लग रहे हैं, तुम्हें अपना काम 5 मिनट में कराना है, पीछे का लाइन में लगे। इंसान लड़ जाता है, काम नहीं होने देता भाई साहब। बेशक तुम्हारा 10 सेकंड का काम क्यों ना हो, जो पहले आया है पहले काम उसी का होगा। तो देखो कोई खास प्रायोरिटी नहीं है, जॉब को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। सिंपल शेड्यूलिंग टेक्निक्स। लेकिन यदि कोई जॉब बहुत बड़ी हो तो अन्य जॉब का यहाँ पर डिले हो सकता है। परफॉर्मेंस है कोई यहाँ पर निश्चित गारंटी नहीं है कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, इसकी कोई गारंटी आपको नहीं मिलती है। सेकंड क्या, क्वालिटी बेस्ड सर्विस, यानी कि यहाँ पर क्वालिटी पर कंसर्न हमें करना है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जैसे लेटेंसी, बैंडविड्थ, कॉस्ट के आधार पर यहाँ पर जॉब को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। तीसरा क्या हमारे पास, कॉस्ट बेस्ड। भैया जिस प्रोवाइडर को हम सर्विस दे रहे हैं तो ये चेक करता है कि भैया पैसा किससे बढ़िया मिल रहा है, इससे इसको सर्विस एलोकेट करें। देखो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की कॉस्ट कम करने के लिए जॉब को इस तरीके से शेड्यूल किया जाए कि कम खर्चे में यहां पर मैक्सिमम परफॉर्मेंस को, आप चाहते भी है ना, आप हमेशा देखते भी होंगे। कुछ मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर मैं किसी स्टूडेंट से कहता हूं ना कि बेटा एक काम करो कि आप कंप्लीट कोर्स ले लो, तो वो कहता है कि सर बजट नहीं है मेरा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तेरा बजट नहीं है तो एक काम करो तुम क्रैश कोर्स ले लो। सर उसमें क्रैश कोर्स तो मैं ले लो, उसमें तो आप 1 शॉट मैराथन कराने हैं, लेक्चर वाइज नहीं है। अच्छा भाई चलो, इस प्रॉब्लम का ही मैंने कुछ सोल्यूशन वहां पर देख लिया कि चलो भाई आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन अब सर इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? भाई एग्जाम ही तो पास कराना है, इसे 1 साल के लिए कोई रखेंगे? आप भी चाहते हैं कि थोड़ा पैसा लगे काम ज्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल कोई है? हम चाहते हैं ऐसी चीजों को इंप्लीमेंट करना। तो हम रिसोर्स को इस तरीके से क्या करेंगे, हम रिसोर्स को कुछ इस तरीके से शेड्यूल करें जिससे पैसा तो कम लगे लेकिन जो हमारी परफॉर्मेंस है वो क्या हमें वहां पर ज्यादा मिल जाए, है ना। यहां पर वर्क फ्लो बेटा इसे करके जाना, ठीक है, वर्क फ्लो वालों को भी करके जाना। ये मैंने देखा था भाई, ये मैंने देखा था कि मुझे इसके चांसेस बहुत लग रहे हैं वर्क फ्लो वाले के। अब देखो वर्क फ्लो शेड्यूलिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसमें एक कॉम्प्लेक्स जॉब को छोटे छोटे टास्क में, वर्क फ्लो यानी कि काम के आधार पर जो कंप्लीट टास्क है एक बार में एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, छोटे छोटे हम उसको बना दिए और हर एक टास्क को क्या करेंगे यहाँ पर हम कंप्लीट तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। वर्क फ्लो शेड्यूलिंग का मुख्य उद्देश्य एग्जीक्यूशन टाइम को कम करना है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बढ़ाना है, लोड बैलेंसिंग को बेहतर करना है और कॉस्ट को यहां पर हमें इफिशिएंसी यहां पर बनाए रखना है। इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, वर्क फ्लो शेड्यूलिंग का। 3 तरीके से हम इसे करेंगे। एक स्टैटिक, जहां पर पहले से डिफाइन कर देंगे कि किस
प्रोसेस को कितनी हमें वहां पर रिसोर्स एलोकेट करनी है। दूसरा डायनेमिक, भैया जब आप एग्जीक्यूट होंगे उसके बाद हम आपको रिसोर्स एलोकेट कराएंगे। तीसरा हाइब्रिड, जहां पर दोनों कंसेप्ट लगा दें, स्टैटिक वाला डायनेमिक वाला, कुछ तो स्टैटिक और कुछ डायनेमिक, वो बन गया हाइब्रिड। तीनों समझ लो। पहला स्टैटिक वर्क फ्लो, इसमें वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन प्लान पहले से निर्धारित है, हमने पहले से प्रीडिफाइन कर रखा है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मुझे इतनी रिसोर्स एलोकेट करानी है और इतने टाइम तक के लिए एग्जीक्यूट करानी है ना। इसमें वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन प्लान पहले से निर्धारित होगा। यह फिक्स्ड वर्क फ्लो और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट के लिए उपयुक्त है। इस विधि में फ्लेक्सिबिलिटी तो कम होती है क्योंकि यह रन टाइम पर कोई भी बदलाव नहीं होता है कि आपने कहा कि मुझे अब 5 रिसोर्स चाहिए, लेकिन जब मैं एग्जीक्यूट करने गया प्रोसेस को, उसने कहा भैया मुझे तो और स्टोरेज चाहिए और सर्वर चाहिए, अब नहीं मिलने, पहले से डिफाइन है। कंपाइल टाइम में आपको बता दिया गया, पहले आपको डिफाइन कर दिया गया है ना। चलो दूसरा डायनेमिक, पहले से कोई चीज डिफाइन नहीं है, जब एग्जीक्यूट करेंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी, कम चाहिए कम यूज करेंगे, ज्यादा चाहिए ज्यादा कर देंगे, रन टाइम पर एलोकेट करना। इस प्रकार की शेड्यूलिंग में रन टाइम पर वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन प्लान एडजस्ट किया जाता है। यह क्लाउड सिस्टम की वर्तमान स्थिति पर रिसोर्स को अवेलेबिलिटी, जैसे रिसोर्स कोई भी हो गया, आपका नेटवर्क का लोड हो गया, जॉब की प्रायोरिटी हो गया, उसके आधार पर यहां पर एग्जीक्यूट कराएगा। बड़े और कॉम्प्लेक्स क्लाउड सिस्टम के लिए आपका ये सुटेबल है। एग्जाम्पल के लिए शेड्यूलिंग कौन से यूज कर सकते हैं, जैसे राउंड रोबिन हो गया, मिनिमम मिनिमम हो गया, या फिर मैक्स मिनिमम हो गया, ये यहां पर हम मेनली यूज कर सकते हैं। हाइब्रिड, जहां पर दोनों चीजें यूज करें, यहां पर हम स्टैटिक और डायनेमिक शेड्यूलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। यह स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट इफिशिएंट सबसे ज्यादा आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। लार्ज स्केल क्लाउड एप्लीकेशन और बिग डाटा प्रोसेसिंग के लिए इसका उपयोग अधिक किया जाता है ना। एग्जाम्पल के लिए कोई भी आपका कॉस्ट बेस या फिर क्वालिटी बेस मेनली कंसीडर करते हैं हम हाइब्रिड वाले केस के अंदर। तीनों ये भी क्लियर हो गए भी, है ना। अब दो टॉपिक्स हमारे बचे, एक तो शेड्यूलिंग फॉर इंडिपेंडेंट टास्क और दूसरा बचा शेड्यूलिंग फॉर डिपेंडेंट टास्क। जैसे नाम से इंडिक होता है, एक होता है डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास दो प्रश्न है, P1 और दूसरा क्या है, P2, और भैया जो P1 का जो आउटपुट आएगा, P1 का जो आउटपुट आएगा वो एक्चुअल में वर्क करेगा P2 के लिए एज अ इनपुट। तो यहां पर मैं कह सकता हूं जो मेरे पास जो P2 प्रोसेस है ना, एक्चुअल में क्या डिपेंडेंट है किसके ऊपर, P1 के ऊपर। जब तक P1 मेरा कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक मेरा P1 क्या है एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसका आउटपुट नहीं आएगा, तब तक क्या मैं P2 को एग्जीक्यूट कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है, डिपेंडेंट। एक होगा इंडिपेंडेंट, जहां पर मेरा P1 क्या है अलग एग्जीक्यूट हो रहा है, P2 क्या हो रहा है मेरे पास अलग एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि इनको इन दोनों से आपस में एक दूसरे कोई भी लेन देन नहीं है, तो वो क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में टास्क शेड्यूलिंग एक महत्वपूर्ण प्रोसेस, जिसमें विभिन्न प्रकार के टास्क को क्लाउड रिसोर्स जैसे सीपीयू, मेमोरी, वर्चुअल मशीन, इनके बीच में क्या है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दो प्रकार के टास्क होंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। पहले समझेंगे इंडिपेंडेंट, ये टास्क एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं और इन्हें किसी भी क्रम में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मेरे पास तीन प्रोसेस P1, P2 और P3, तो हो सकता है कि मेरा P1 पहले चले, मेरा P1 पहले एग्जीक्यूट हो, मे बी हो सकता है मेरा ये वाला एग्जीक्यूट हो, क्योंकि ये यहां पर किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, कोई सा प्रोसेस यहां पर एग्जीक्यूट हो सकता है। डिपेंडेंट टास्क, ये टास्क एक दूसरे पर डिपेंड और इन्हें इसी एक क्रम में एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे भैया पहले P1, इसके बाद ये P2, उसके बाद ये P3। P2 का एग्जीक्यूट करना है तो जो इसका आउटपुट आएगा वो एज इसके लिए इनपुट वर्क करेगा। P3 एग्जीक्यूट करना है तो जो इसका आउटपुट आएगा ये इसके लिए क्या एक्चुअल में इनपुट वर्क करेगा। तो ये क्या मेरे पास है डिपेंडेंट। मुझे इतना बताओ कि बेटा जितना मैंने आपको करा दिया इतना सब कुछ क्लियर, जल्दी से बता दो, जितना मैंने आपको बता दिया क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर। जल्दी से बताओ भाई सभी स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बता दो फिर मैं आगे के टॉपिक से आपको करा देता हूं। यस सर क्लियर है, तो चलो आगे चलते हैं। देखो शेड्यूलिंग फॉर इंडिपेंडेंट टास्क, इंडिपेंडेंट टास्क वे टास्क जो एक दूसरे पर पूरी तरीके से क्या है भैया अनरिलेटेड है, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी दाल मेल नहीं खाती, जिन्हें क्या है पैरेलल में क्या है आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है।
इन टास्क को बिना किसी डिपेंडेंसी के किसी भी क्रम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। P1 पहले हो सकता है, P3 पहले हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। कौन कौन शेड्यूलिंग होगी, जैसे फर्स्ट कम हो गया, राउंड रोम हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया, मिनिमम मैक्स हो गया, है ना। ये हम यूज करते हैं किसे भैया, हमारे पास इंडिपेंडेंट वाला। देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैसे काम करता है, सिंपल सा है, जो पहले आए वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। एडवांटेज आसान है इसको इंप्लीमेंट करना, उसको समझना है। ड्रॉबैक क्या है, यदि कोई टास्क ज्यादा बड़ा है, भैया जो मेरे पास देखो प्रोसेस मेरे पास P1 है, P2 है और P3 है, भैया इसका टाइम कितना है 100 सेकेंड्स का है, और बेचारे का इसका तो 1 सेकंड का है, इसका बेचारे का 5 सेकंड का है। अब देखो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा, ये, जबकि बेचारे का इनका टाइम कहता कम था। अगर ये एग्जीक्यूट होना चाहते तो पहले एग्जीक्यूट होकर चले जाते, लेकिन अब हो पाएंगे नहीं हो पाने के, ये ड्रॉबैक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ना। क्लियर, यहां पर समझेंगे। राउंड रोबिंग, तो राउंड रोबिंग तो आपने पढ़ी है ना, आप कहेंगे हाँ सर राउंड रोबिंग हमने पढ़ा है। इसमें क्या है कि जो कंप्लीट हमारे पास सीपीयू टाइम होता था, जो कंप्लीट हमारे पास सीपीयू टाइम होता था, हम क्या करते थे सर, उसे एक्चुअल में कंप्लीट सीपीयू टाइम को वो छोटे छोटे टाइम स्लाइस के अंदर डिवाइड कर देते थे, और हर एक प्रोसेस को हम क्या करते थे भैया, लिमिटेड टाइम का हम क्या करते थे, एलोकेट करते थे, है ना। चलो, प्रत्येक टास्क को एक निश्चित समय टाइम क्वांटम में ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, और ये फिर अगले टास्क को एग्जीक्यूट हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया मेरे पास ये कुछ प्रोसेस मैंने बना दिए, ये रहे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे पास हर एक प्रोसेस है, मैंने उसका टाइम क्वांटम डिफाइन कर दिया कितना, 2 सेकंड। तो यहाँ पर बेसिक P1 हो, यहाँ P2 हो, यहाँ P3 हो, यहाँ P4 हो, और यहाँ पर P5 हो। तो भैया ये भी 2 सेकंड चलेगा, ये भी 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड, 2 सेकंड, है ना। इस तरीके से वो एग्जीक्यूट होते थे। कंप्लीट एल्गोरिथम कराऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। एडवांटेज फेयर शेड्यूलिंग और लोड बैलेंसिंग। ड्रॉबैक हाई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, हमारे यहाँ पर ओवरहेड हो सकता है, क्योंकि बार बार स्विचिंग जब करते हैं तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए मिल सकती है। भाई एक बच्चा पता नहीं क्यों मैसेज कर रहा है, एक मिनट रुकेंगे भाई, ये मैसेज बंद नहीं कर रहा। चल, मैंने इंटरनेट ही बंद कर दिया भाई, अब कर लो मैसेज। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसे SJF बोलते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा 3 प्रोसेस P1, P2 और P3, ये आया 0 टाइम पर, ये आया 5 टाइम पर, ये आया 3 टाइम पर, ठीक है। इसका टाइम मैंने बता दिया कि भैया इसको 5 सेकंड चाहिए, ये कहता है कि मुझे 2 सेकंड चाहिए, और ये कहता है कि एक्चुअल में मुझे केवल 1 सेकंड चाहिए। सबसे पहले आया कौन, भैया ये आया, और इसको क्या कर दिया, मैंने यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया। अब 5 टाइम तो मेरे पास हो गया, 5 टाइम तो कौन से आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों प्रोसेस आ गए। लेकिन इन दोनों में से एग्जीक्यूशन टाइम किसका कम, आपने सर इसका कम, तो पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि पहले क्या मेरे पास P1, उसके बाद क्या मेरे पास P3, एंड देन मेरे पास क्या इसके बाद P2, कुछ इस ऑर्डर में क्या होंगे, ये एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर, क्लियर बेटा। चल नेक्स्ट, मिन मैक्स या फिर मैक्स मिन। मिन मिन में क्या होगा, सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम वाले टास्क को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। मैक्स मिन, सबसे अधिक एग्जीक्यूशन टाइम वाले टास्क को हम यहां पर असाइन करेंगे, है ना। कुछ इस तरीके देखो, मिन मिन यानी कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम, सबसे ही कम, पहले उसे, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, ऐसे। मैक्सिमम मिन, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा टाइम किसका, पहले उसे एग्जीक्यूट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, कुछ इस तरीके से यहां पर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिपेंडेंट वाला, है ना। अब देखेंगे सॉरी इंडिपेंडेंट वाला, अब देखेंगे डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब जहां पर मेरे पास ये प्रोसेस इस तरीके से P1 और P2 और ये P3, तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर ये है। यदि P1 एग्जीक्यूट होगा, उसका आउटपुट आएगा, देन मेरे पास ये वाला एग्जीक्यूट हो पाएगा। जब इसका आउटपुट आएगा तो ये वाला प्रोसेस मेरा P3 क्या होगा, वहां पर मेरे पास एग्जीक्यूट हो पाएगा। यानी कि ये प्रोसेस क्या है, एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट टास्क वे टास्क जो एक दूसरे पर क्या है, इंटरनली डिपेंडेंट हो, और एग्जीक्यूशन के लिए एक ही क्रम में क्या है, एग्जीक्यूट। यानी कि अगर भैया यहां पर डायरेक्टली मैं P3 नहीं चला सकता, मैं P2 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, पहले P1 होगा, फिर P2 होगा, फिर P3 होगा, इसी ऑर्डर में क्या होंगे, ये एग्जीक्यूट होंगे। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट टास्क, जैसे वर्क फ्लो मैंने आपको करा दिया, प्रायोरिटी बेस करा दिया, डेक बेस करा दिया, और एक हिट, है ना, हेट्रोजीनियस अर्लिंग फिनिश टाइम। देखो एक यहाँ पर कुछ बेसिक ओवरव्यू शायद मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सबका देखो। पहला वर्क फ्लो बेस्ड, यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी टास्क होगी उस कंप्लीट टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एंड देन हम उसको क्या करेंगे, वहां पर एग्जीक्यूट करेंगे। इस प्रकार की शेड्यूलिंग में टास्क को यानी कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि प्रत्येक टास्क को एग्जीक्यूट किया जा सके, ये किसी भी अन्य टास्क के ऊपर डिपेंडेंट ना हो।
यानी कि एसाइक्लिक की बात कर रहे हैं, डेग डायरेक्टली एसाइक्लिक ग्राफ, यानी कि आपको क्या नहीं बनना चाहिए, ग्राफ नहीं बन, जैसे मैंने कहा ए और यहाँ कहा बी और यहाँ नहीं लिखा सी, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि जहां से स्टार्ट करे वहां पर आपको वापस नहीं होना, साइकिल आपको यहाँ पर नहीं क्रिएट करनी। दूसरा प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, यानी कि जहां पर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले, मैंने आपसे कहा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी हो पहले उन्हें एग्जीक्यूट करना, या फिर मैंने आपसे कहा जिनकी प्रायोरिटी सबसे कम है सबसे पहले उन्हें एग्जीक्यूट करना। तो यहां पर क्या प्रायोरिटी के बेस पर प्रत्येक टास्क को उसकी प्रायोरिटी दी जाएगी और हायर प्रायोरिटी वाले टास्क भैया पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इमरजेंसी अलार्म सिस्टम या फिर हाई प्रायोरिटी मैसेज पहले आपके यहां पर प्रोसेस किए जाएंगे। क्लियर? डेक बेस्ड यानी कि डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, इसमें टास्क को नोड और डिपेंडेंस एज के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। टास्क को उनकी डिपेंडेंसी के अनुसार क्या करते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहां पर इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहां पर कुछ मेजर डिफरेंस। अच्छा पहले ये रह गया ना, हेफ्ट मतलब हेट्रोजीनियस अर्लियर फिनिश टाइम्स, यानी कि यह भी क्या है, एक आपका ग्राफ बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो टास्क को डिपेंडेंसीज और उनके एग्जीक्यूशन टाइम पर क्या करता है, शेड्यूल करता है। यानी कि उन टास्क की डिपेंडेंसीज कहती है, उनका एग्जीक्यूशन टाइम किस है, इसके बेस पे उसको डिवाइड करेगा, देन हम क्या करेंगे, उनको एग्जीक्यूट करेंगे। मेनली कहां यूज कर सकते हैं, जैसे आईओटी एप्लीकेशन है जहां पर सेंसर और प्रीपेड वर्कफ्लो के अनुसार यहां पर हमारे डेटा को क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। अब यहां पर क्या करेंगे, कुछ मेजर डिफरेंस हम यहां पर पढ़ेंगे। कौन कौन से डिफरेंस हम यहां पर पढ़ेंगे, अगर मैं आपको बताऊं तो भाई स्टैटिक, चलो यहां पर मैं आपको बताता हूं स्टैटिक और डायनेमिक शेड्यूलिंग के बीच में। स्टैटिक जैसे नाम से इंडिकेट है, जहां पर पहले से ही चीजें क्या होती हैं, प्री डिफाइन होती हैं। क्लियर? कार्य यानी कि जो भी टास्क है, शेड्यूलिंग पहले से ही आपके प्रीडिफाइन है और एग्जीक्यूशन से पहले क्या है, इनको असाइन कर दिया जाएगा। मैंने पहले से बता दिया, जो P1 है, जो P1 है उसको कितना चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि भैया 100 MB उसे चाहिए, और क्या चाहिए उसको, 2 सर्वर यहां पर चाहिए, तो मैंने उसको एग्जीक्यूट करने से पहले ही बता दिया। लेकिन डायनेमिक यहां पर ऐसा नहीं है, जब आप एक्चुअल में क्या करेंगे, टास्क को एग्जीक्यूट करने चाहेंगे, उस समय जो करंट स्टेटस होगा, उस समय जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके बेस पे यहां पर रिसोर्स एलोकेट कराएंगे, देन हम और क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो रिसोर्स को पहले से इसमें तय किया जाएगा और यहां पर एग्जीक्यूशन के दौरान वहां पर उसे चेंज नहीं किया जाएगा। इसमें पहले से रिसोर्स को एलोकेट नहीं करेंगे, जब वो एग्जीक्यूट होगा उसी के बेस पे, यानी कि उनको डायनेमिक टाइम में क्या करेंगे, हम उनको असाइन करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम, क्योंकि शेड्यूलिंग पहले से यहां पर हमारे पास फिक्स है। ऐसा नहीं है कि जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी रिसोर्स को आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं, नहीं कर सकते। जो आपने पहले से डिफाइन कर रखा है उतनी आपको मिलेंगी, उतनी आपको यूज करनी है, उससे आपको यहां पर काम चलाना है। यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि यह रन टाइम पर रिसोर्स आपको एलोकेट करेगा। क्लियर? कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसको इंप्लीमेंट करना आसान है और यहां पर इसमें कॉम्प्लेक्सिटी से क्या होता है, यहां पर थोड़ी सी कम। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसे एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या करना है, आपको रिसोर्स को एलोकेट कराना है। कुछ और पॉइंट्स याद रखेंगे। सुटेबिलिटी, यदि आपके पास छोटे और प्रिडिक्टेबल क्लाउड सिस्टम है, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। छोटे सिस्टम है या फिर प्रिडिक्टेबल आउटपुट आप चाहते हैं कि एक्चुअली मेरा आउटपुट यही आए, एग्जैक्ट यही आए, है ना। आपको पता है कि आपने एक प्रोग्राम बना रखा है और आपको पता है कि ये प्रोग्राम क्या करेगा भैया, 2 वेरिएबल यूज करेगा इनपुट एडिशन को परफॉर्म करने के लिए, तो ये फिक्स है, आपको पता है, केवल आपको आउटपुट इतना ही मिलेगा, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बड़ा है और जहां पर आपको जो डेटा है डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होगा, तो वहां पर आप यूज करेंगे डायनेमिक शेड्यूलिंग वाला। लोड बैलेंसिंग की बात करें तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन पहले से यहां पर तय है, जिससे ओवरहेड की समस्या हमारे पास क्या रिड्यूस हो जाती है। लोड बैलेंसिंग यहां पर बेहतर है क्योंकि लोड बैलेंसिंग के अनुसार जॉब को यहां पर असाइन किया जाता है, जैसा करंट स्टेटस होगा उसके हिसाब से यहां पर जॉब को असाइन करेंगे। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस फिक्स्ड होगी और सिस्टम लोड के अनुसार यहां पर नहीं बदलेगी। पहले से परफॉर्मेंस फिक्स है, इतना ही हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां पर हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा, नहीं, जो पहले से डिजाइन है वही हमें वहां पर मिलेगा। लोड बैलेंसिंग और रिसोर्स यूटिलाइजेशन के अनुसार परफॉर्मेंस क्या है, हमारे यहां पर काफी हद तक क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। एग्जाम्पल आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, जैसे FCFS हो गया, SGF हो गया, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो गया, कंसीडर करेंगे स्टेटिक में। डायनेमिक के केस में राउंड रोबिन हो गया, मिनिमम हो गया, है ना, मैक्स मिनिमम हो गया, आप कंसीडर करेंगे। किसी केस में आप कहेंगे सर एक्चुअल में हम इसको यहां पर कंसीडर करेंगे, कहां पर, डायनेमिक शेड्यूलिंग के केस में। तो यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यहां लिख देते हैं CLOUD, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या हो गया है, ये कंप्लीट हो गया।
किसी को कोई डाउट तो आप मेरे से अब डिस्कस कर सकते हैं, 5 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं और आप डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, देखो जैसे कि मैं आपसे स्टार्टिंग में ही बताया कि जैसे आपका डीएसएमआर वाला क्लास आज होना था और वो शेड्यूल नहीं हो पाया क्योंकि परसों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं क्लास को से नहीं लेके आया, जिस कारण से वो डिस्टर्ब हो गया। अब मैंने क्या सोचा कि देखो बेटा, जो आपकी क्लास छूट गई तो आप चाहते हैं टाइम टेबल से प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, तो हम क्या करते हैं कि अगर मुझे कल क्लास जैसे मुझे नहीं लगता कि सुबह तो मेरा खाली स्पेस है ही नहीं, सुबह तो 7 बजे वाला भी फ्री नहीं है, सुबह 7 बजे वाली दूसरी क्लास है। तो हम क्या करेंगे, शाम में इवनिंग में क्लास रखेंगे, है ना। शाम में कल आपका इवनिंग में क्लास रहेगा और क्लास मैं मानता हूं कि वही हम 9 बजे करेंगे और 9 बजे से 11-12 बजे तक जो भी हमारा शेड्यूल रहेगा उसके 3 चैप्टर तक हम वैसे कंप्लीट कर लेंगे उसके। तो क्या कल सभी स्टूडेंट्स तैयार रहेंगे डीएसएमएल की फर्स्ट क्लास के लिए? जो जो स्टूडेंट्स तैयार है, जैसे ही मैं ग्रुप के अंदर नोटिफिकेशन डालूंगा बेटा आप क्लास के अंदर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जहां तक समझता हूं कि मैं या तो क्लास आपका 8:30 या फिर 9, है ना, 8:30 या फिर 9 के बीच में आपकी हम क्लास रखेंगे। तो जितने स्टूडेंट सेटिस्फाइड है मुझे एक बार बता देंगे, और बाकी और कोई इशू है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बता दीजिए बेटा, कल अगर आपके डीएसएमएल की क्लास रखी जाए तो सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे ना? हिमांशु ने बता दिया, ठीक है सर कर लीजिएगा। आज से रेडी हो, चलो अगर मैं दोबारा लगा दूं पीडीएफ और भी आप कहेंगे सर मेरा इंटरनेट खत्म होने वाला है जीवन, वो कहेंगे सर आप अब डीएसएमएल पढ़ाने लगे, अभी तो डेटा भी नहीं बचा। तो ठीक है चलो भाई, इस क्लास को हम यहीं पर करते हैं एंड। और कल की क्लास एक धमाकेदार क्लास रहेगी डीएसएमएल, क्योंकि भाई फर्स्ट क्लास है तो आप भी मुझे लगता है प्रिपेयर करके आएंगे, कुछ चीजें पढ़ के आएंगे और कुछ चीजें मैं भी थोड़ी सी देख लूंगा, काफी दिन हो गए वही पढ़ाया हुआ है ना। बेटा एडवांस जावा है तो कोई बात नहीं, देखो आपको वहां पर टाइम टेबल के अनुसार मेंशन है तो सारी चीजें बेटा मैं उसी तरीके से वहां पर करा पाएंगे। अब मान लो आपका एडवांस जावा है और कोई दूसरा स्टूडेंट्स आए वो कहने लगे सर मेरे पास डॉट नेट है और एक डीएसएमएल है, तो तीनों क्लास तो मैं एक टाइम पर नहीं लिखा सकता, है ना। तो धीरे धीरे करेंगे। अच्छा शिवांग, अगर आपको कोई ऐसा इशू हो कि बेटा आपको रिचार्ज वगैरह कोई इशू रहा करे ना, तो मैं आपको ओपनली कहता हूँ कि आपको जब भी लगे कि ठीक है कि मुझे पढ़ना है और सर एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास रिचार्ज वाले पैसे नहीं हो पा रहे हैं, बिना संकोच जब आप कहेंगे आपको एक टेक्स्ट मैसेज करना है कि सर मेरा हो गया रिचार्ज खत्म और सर मैं नहीं पढ़ पा रहा, है ना। तो आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना इतना महीने कहेंगे एक बार में आपका रिचार्ज करा दूं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई पर आपको कंसंट्रेट जरूर करना है, जो चीज आपको पढ़ाया जाए उसमें आपको अपना नाम कमाना है ना। कभी आपको इस तरह का कोई इशू मिले तो आप बिना शर्माए, मतलब लगता है ना हेरिटेट करते हैं बच्चे, तो बेटा अगर मेरा मानना है कि अगर जिसकी जितनी हेल्प हो सके उसकी कर देनी चाहिए। हो सकता है कि कल आप पता नहीं किस बड़ी कंपनी में और मैं आपसे कहूँ शिवांग जरा ये काम करा सकते हो, आपको कहे, सर ने ये वाला काम नहीं करा मैंने करवाने का। चलिए तो भाई क्लास को एंड करें यहीं पर। अब ऐसा नहीं है ये शिवांग के लिए ही है, तो बाकी सब स्टूडेंट्स होंगे शिवांग की ऐसी बात क्यों नहीं बेटा, अगर आपको किसी भी चीज की नीड है तो जितनी मेरे से हो सकती है बेटा मैं आपको सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करा ही देता हूँ, है ना। जितना आपसे होगा जितना हमसे होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा ही देते हैं। लेकिन हाँ बेटा मेरी ये बात एक एक बात मैं आपसे शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स आज के सेशन में है ना, तो आप इस बात को मेरी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप चाहते हैं कि डिप्लोमा से मुझे नौकरी मिल जाए, हाँ नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको आगे करियर में ग्रोथ चाहिए, अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो वहां पर आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। मींस कि आपके पास बीटेक एमटेक है ना, कुछ ये डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स ने फॉर्म डाला ही होगा, सब एंट्रेंस जरूर देके आएंगे। अब बहुत सारे आप या फिर आपके दोस्त भी होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि हम जॉब भी करेंगे और साथ में पढ़ाई भी करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज चाहिए जिसका आपका काम बन जाए 25 से 30 हजार रुपए में और आपका काम भी निकल जाए, यानी कि मुझे केवल कॉलेज में एग्जाम देने जाना हो, है ना, और प्रैक्टिकल देने जाना हो, बाकी काम मेरा हो जाए, मेरी जॉब भी वहां पर चलती रहे। अगर कुछ भी ऐसा अगर आपको डाउट हो आप मेरे से बिना झिझक
आप या फिर आपके अलावा कोई आपका दोस्त जो किसी भी अदर ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, किसी ब्रांच से हो, अगर आपको एडमिशन रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप बिना पूछे मेरे पास कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपका सोल्यूशन होगा सबसे लोएस्ट प्राइस में मैं आपका एडमिशन करा सकता हूँ। आप कहेंगे सर 25-30 हजार रुपये में करा देने स्कॉलरशिप बेस, वो भी मैं आपका करा दूंगा, है ना। आपको ट्रस्ट है मेरे ऊपर, मेरे को ट्रस्ट है आपके ऊपर। क्लियर। तो इस क्लास को हम करते हैं यही एंड, मिलते हैं आपसे कल की एक जबरदस्त क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।